Hi guys, welcome to income tax amendment video for CA intermediate students for May 26 attempt, September 26 attempt and finally January 27 attempt. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और एक एक अमेंडमेंट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि ये वीडियो रेलेवेंट किसके लिए है और यहां पर एक्चुअली डिस्कस क्या होने वाला है। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जनवरी 26 का पेपर दिया होगा, सितंबर 25 का पेपर दिया होगा या मई 25 का पेपर दिया होगा। इन तीनों अटेम्प्ट में जो पिछले तीन अटेम्प्ट थे इनके अंदर हमारा प्रीवियस ईयर जो था दैट वाज प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली कौन सा था 25-26। इन तीनों अटेम्प्ट में जो पिछले तीन अटेम्प्ट थे वहां पर हमारी अमेंडमेंट्स कहां तक की एप्लीकेबल थी? इट वाज अप टू फाइनेंस एक्ट 2024। फाइनेंस एक्ट 2025 इन तीनों अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं था। अब हमारा चेंज क्या आएगा? सबसे पहला चेंज ये है कि अब हमारे जो अगले तीन अटेम्प्ट हैं मई 26, सितंबर 26 और हमारा जनवरी 27, इन तीनों अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर आ जाएगा 25-26 और असेसमेंट ईयर आ जाएगा 26-27। और यहां पर चेंज क्या आ जाएगा? जो फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स थी वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट्स को कवर करने वाले हैं। साथ साथ आप सबने सुना होगा कि पार्लियामेंट द्वारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 पास कर दिया गया है और उस पर प्रेसिडेंट के साइन भी हो गए हैं। बट वो जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 2025, वो एप्लीकेबल 2025 वो एप्लीकेबल होने वाला है 1 अप्रैल 2026 से। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर अगले तीनों अटेम्प्ट में 25-26 है, इसीलिए ये जो नया एक्ट है ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो सकते हैं, आपने जो पुराना एक्ट पढ़ रखा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको वही पढ़ना है, बट विद द अमेंडमेंट्स जो इस वीडियो में हम फाइनेंस एक्ट 2025 की डिस्कस करेंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने जनवरी 26 तक की सारी अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर कर ली हैं। वैसे जनवरी 26 के लिए भी एक छोटी सी अमेंडमेंट थी, वो ऑलरेडी अमेंडमेंट वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। नहीं देखी आपने जनवरी 26 तक की अमेंडमेंट तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल रहा हूं, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। जनवरी 26 तक पहले अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, तब ये वीडियो देखिएगा। तो पहले सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो कौन है जिनको अमेंडमेंट वीडियो देखनी है, क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा डाउट ये आता है, कुछ बच्चे जिन्होंने मई 26 और सितंबर 26 का बैच हमारा अटेंड किया है, सर उन्हें भी क्या ये वीडियो देखनी है? वैसे तो इस वीडियो में जितनी भी मैंने अमेंडमेंट्स कवर करी हैं वो सारी की सारी क्लास में हमारे बैच में कवर्ड थी, बट स्टिल यस आई वुड से उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि जब हम क्लास में कवर कर रहे होते हैं ऑब्वियसली हम सारा का सारा सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस, वहां पे ये सेक्शन पढ़ाए गए हैं बट वहां पर उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली जितनी ये डिजर्व करते हैं। वाई आई एम सेइंग कि ये सेक्शन इंपॉर्टेंस को डिजर्व करते हैं? क्योंकि हर बार का रिकॉर्ड है आईसीआई का, जब जब कोई ना कोई अमेंडमेंट्स आती हैं उस अमेंडमेंट में से लगभग 15 नंबर का और कई बार तो 20-20 नंबर का पेपर आया होता है। तो हम यहां पर जो अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं ना वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाली हैं। इसलिए जिन्होंने हमारा लेटेस्ट बैच भी अटेंड किया है उन्हें भी मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो जरूर जरूर देखिएगा, और जिन्होंने जनवरी 26 तक का बैच लिया उनको तो देखनी ही देखनी है। क्लियर हो गया? अब अमेंडमेंट्स कौन सी कवर करनी है और किसने, वो तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं हमारी अमेंडमेंट्स कवर कैसी होंगी। एज ऑलवेज अमेंडमेंट के अंदर हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मैंने एक 1.5 पेज की टेबल बना रखी है, 1.5 भी नहीं 2.5 पेज की टेबल है। ये जो टेबल है इसके अंदर सारी की सारी अमेंडमेंट समराइज फॉर्म में दे रखी हैं जो कि आपको लास्ट डे रिवीजन के काम आएंगी। ठीक है जी, यहां से अभी नहीं पढ़ना आपको, ये रिवीजन के काम आएंगी। टोटल हमारी 19 अमेंडमेंट्स हैं, बट 19 में मेरे हिसाब से जो अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 18 है नॉट 19, 18 अमेंडमेंट्स हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाली हैं जिनका ऑलमोस्ट सर्टेन है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उनको मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रखा है। हम पढ़ेंगे यहां से, जब आप ये समराइजेशन देख लोगे उसके बाद आपको एक एक अमेंडमेंट डिटेल में देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम अमेंडमेंट वीडियो तब देखेंगे जब हम पुराना रिवाइज कर लेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमने हर अमेंडमेंट के अंदर पुराना प्रोविजन साथ साथ दे रखा है और मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगा तो भी मैं सारा सारा प्रोविजन पुराने वाला रिवाइज कराऊंगा। तो मेक श्योर अगर आपने रिवाइज नहीं भी कर रखा, चीजें अभी थोड़ी भूल गई हैं, तो भी ये वीडियो इस तरह से बनाई गई है, आप उसको देख सकते हो, आसानी से कर सकते हो। जहां जहां अमेंडमेंट्स आई हैं वहां वहां आईसीआई का कोई स्टडी मटेरियल में लेटेस्ट क्वेश्चन आया है या हमने अपनी इलस्ट्रेशंस बनाकर उसको डाला है, ताकि ना सिर्फ आप अमेंडमेंट कवर करो साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। मैं अमेंडमेंट अगर बताने बैठ जाऊं ना तो आपको 1 घंटे से कम के अंदर अंदर सारी अमेंडमेंट बता सकता हूं,
बट मैं इसमें एक एक अमेंडमेंट को डिटेल में लेके जाऊंगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारी कोई वहां पर रेस नहीं लग रही थी जहां पे हमें सिर्फ मैराथन, जहां पे हमें सिर्फ अमेंडमेंट बतानी है, वहां पर हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो हर अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चन हमने साथ साथ ही डिस्कस कर रखे हैं। जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं उस समय हमारा May 26 अटेम्प्ट का आरटीपी नहीं आया, इसलिए आरटीपी के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड नहीं करे। बट मेक श्योर जब भी आरटीपी आएगा उसकी एक अलग सी वीडियो बनाकर मैं यहां पे डाल दूंगा चैनल पे, उसमें आरटीपी के अंदर भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। आरटीपी के अंदर भी अक्सर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, खासकर अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। बट एज ऑन डेट अभी आरटीपी हमारा रिलीज नहीं हुआ जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 2-3 बच्चों के डाउट्स हैं वो भी एड्रेस कर लेता हूं, देन अमेंडमेंट वीडियो पे जाएंगे। डाउट ये है, जिन बच्चों ने यहां तक की वीडियो यहां तक के क्लासेस कर रखी हैं, उनका पहला डाउट ये आता है कि सर हमें बुक्स, जो हमारा प्रोविजन वाली बुक्स हैं, क्या वो सेम मेंटेन लेके चलनी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, एमसीक्यू कंपाइलर, डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इनकम टैक्स के मैंने वहीं पे साथ में डाल रखे होते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक क्या करना है। और तीसरी चीज, सर हमारी जो चार्ट बुक है, फ्लो चार्ट बुक है, वो हमें नई लेनी है या उसी से काम करना है। अब ध्यान से सुनते जाओ जल्दी से। अगर बात करें हमारी अमेंडमेंट्स की, इस बार की अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जिनमें कोई ऐसे चेंजेस नहीं आए जिनसे पूरे पूरे चैप्टर बदल जाएंगे। लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, पूरा पूरा कैपिटल गेन बदल गया था, ऐसी अमेंडमेंट्स आई थी। इस बार अमेंडमेंट्स काफी सीधी सीधी अमेंडमेंट्स हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आई वुड से आप अपनी बुक सेम टू सेम मेंटेन कर लीजिए, आप अपना एमसीक्यू कंपाइलर भी सेम चला सकते हो, आप अपनी चार्ट बुक भी सेम चला सकते हो। बट डिस्क्लेमर सुन लो, चार्ट बुक में मेजर जो चार्ट्स हैं जिनमें चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस तो इतने छोटे हैं, आप अपनी चार्ट बुक में कर लेना अमेंडमेंट वीडियो के साथ साथ। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जहां पर पूरा चार्ट चेंज हुआ है, तो वो अपडेटेड चार्ट्स मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप अपडेटेड चार्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। हमारी अमेंडमेंट नोट्स भी आपको उसी लिंक में मिल जाएंगे ये वाले, और अपडेटेड चार्ट्स जिनमें चेंज आया वो भी मैं वहीं डाल दिए हैं। उन अपडेटेड चार्ट्स को देख लेना, बाकी आपको नई चार्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, आई डोंट वांट आपने जो नोटिंग कर रखी है वो आपकी वेस्ट हो। वैसे भी एकदम नई बुक उठा लो ना, पढ़ने के लिए दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। क्वेश्चन बैंक में, एमसीक्यू कंपाइलर में नो डाउट चेंज होंगे, बट अगेन चेंजेस इतने छोटे छोटे हैं कि उनसे काफी सारे क्वेश्चंस में चेंज नहीं आया। हाँ, नया अपडेटेड एमसीक्यू कंपाइलर अगर आप बाय करते हो उसमें ज्यादा नए क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं। देयर आर सम मोर क्वेश्चंस आई हैव इंसर्टेड, क्योंकि तब तक 2-3 अटेम्प्ट और हो गए, तो मैंने लगभग 7-8 केस सिनारियोज और ऐड करे हैं, नए क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो आप अपडेटेड एमसीक्यू कंपाइलर नीचे दिए गए नंबर से बाय कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी अपने एमसीक्यू कंपाइलर में काफी कुछ कर रखा है, आई वुड रिकमेंड उससे कर लो। बट स्टिल ना, प्रॉब्लम मेरे को ये है कि आपके एमसीक्यू कंपाइलर जो आपके पास ऑलरेडी होगा उसमें प्रीवियस ईयर 24-25 के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो, क्योंकि एमसीक्यू कंपाइलर में हम कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखते, आई थिंक 400-500 रुपए का कंपाइलर ही होता है हार्ड कॉपी में, आप नए एमसीक्यू कंपाइलर से कर लो, ज्यादा बेटर है। क्योंकि सारे क्वेश्चन ना वहां पर 25-26 के हिसाब से डिजाइंड होंगे। आप अगर 24-25 की प्रैक्टिस करते रहोगे और एग्जाम में पहली बार एक ही बार सीधा 25-26 आएगा, आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए एमसीक्यू कंपाइलर नया ले सकते हो, पुराने वाले में नोटिंग नहीं कर रखी ज्यादा, तो नया ही ले लो, ज्यादा बेटर है। हमारी बुक्स में भी ना प्रोविजन में जहां पर चेंज आएंगे वो आप अमेंडमेंट नोट से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जहां पर क्वेश्चंस है ना, आई वुड रिकमेंड आप क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे आप न्यू बुक ही लो हमारी, क्योंकि एज अगेन आई वुड से हमारे सारे क्वेश्चन 25-26 के हिसाब से डिजाइन किए हैं। कुछ जगहों पे इतनी छोटी छोटी अमेंडमेंट आती है ना, आप खुद उसमें दिमाग लगा नहीं पाते कि उस अमेंडमेंट का इंपैक्ट इस क्वेश्चन में आएगा। तो क्वेश्चंस जब भी प्रैक्टिस करो अपडेटेड बुक से करो। हाँ, प्रोविजंस के लिए पुरानी बुक को रेफर कर सकते हैं, चार्ट्स के लिए पुराने चार्ट बुक को रेफर कर सकते हैं। जो अपडेटेड चार्ट्स होंगे जिनमें मेजर चेंजेस आए हैं वो मैंने लिंक में अपलोड कर दिए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर हो गया हमें आप किस तरह से करना है। कोई भी बुक अगर आपको बाय करनी है, नीचे हमारी वेबसाइट का लिंक होगा और नंबर भी दे रखा होगा, वीडियो के नीचे आ रहा होगा, मैं नंबर लिख भी देता हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, वहां पर क्वेश्चंस अपडेटेड बुक से ही प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब आते हैं सीधा मुद्दे पे, लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स। मैंने चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स को अरेंज कर रखा है, उसी सीक्वेंस में हम पढ़ते चले जाएंगे। पहली अमेंडमेंट जो हमारी है वो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड। टैक्स लायबिलिटी में याद रखिएगा, रेगुलर रिजीम में इस बार किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आया टैक्स रेट्स के अंदर। हमारा जो टैक्स रेट्स के अंदर चेंज आया है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर आया है। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम कौन सी वाली? 115 BSE। इंडिविजुअल, HUF, AOP, BI और AGP के पास
डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 बीएसई के अंदर पहले टैक्स रेट क्या थे प्रीवियस ईयर 24-25 तक? बड़े ही अजीब से स्लैब रेट थे पिछले साल तक हमारे। 0 से 3 लाख नील, 3 से 7 लाख, फिर 4 लाख का स्लैब आ जाता था 5%, फिर 7 से 10 लाख का होता था, फिर 10 से 12 लाख का होता था, फिर 12 से 15 लाख का होता था। यानी कोई सिमिट्री नहीं थी, रैंडमली बना रखे थे। इस बार जो नए रेट्स आए हैं 115 बीएसई में काफी अच्छे आए हैं। आप अगर देखोगे बड़े सिंपल हैं। पहले 4 लाख पे नील, फिर अगले 4 लाख पे 5%, फिर अगले 4 लाख पे 10%, फिर अगले 4 लाख पे 15%, फिर अगले 4 लाख पे 20%, फिर अगले 4 लाख पे 25%। ध्यान देना, पहले 25 वाला कोई स्लैब नहीं था, अब 25 वाला स्लैब भी आ जाएगा 20 से 24 लाख, और 24 लाख से ऊपर हमारा क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। तो याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप 4-4 लाख से अपनी इनकम को बढ़ाते चले जाओ और उधर से आपका 5-5% रेट चलता चला जाएगा। 30% का स्लैब लगेगा 24 लाख से ऊपर वालों पे। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेट्स होते हैं आपके 115 बीएसई के, ये नॉर्मल इनकम पे एप्लीकेबल होते हैं। स्पेशल इनकम के रेट्स तो आपको पता ही है उन स्पेसिफिक सेक्शंस के अंदर होते हैं, वहां पे तो रिजीम का भी फर्क नहीं होता। तो स्पेशल इनकम के रेट्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। जो भी चेंज आया है ये हमारा 115 बीएसई के नए स्लैब रेट्स, ये एप्लीकेबल होंगे नॉर्मल इनकम पे। याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर रिजीम के रेट्स में कोई भी चेंज नहीं है। 115 बीएसई में भी ना सिर्फ टैक्स रेट्स में चेंज आया है, सरचार्ज के रेट्स एब्सोल्युटली सेम है। तो अगर आप मुझसे पूछो 115 बीएसई के सरचार्ज रेट्स में कोई भी चेंज है, द आंसर इज नो, सेम टू सेम सरचार्ज रेट्स रहेंगे। अगला चेंज आपको देखने को मिलेगा रिबेट अंडर 87A। मैं क्वेश्चन एक साथ ही प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले सारे 2-3 अमेंडमेंट बता देता हूं टैक्स रेट्स की, फिर एक साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। रिबेट अंडर 87A मिलता है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। दोनों रिजीम के अंदर रिबेट मिलता है, बट दोनों रिजीम के अंदर रिबेट के प्रोविजन थोड़े से अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेगुलर रिजीम के अंदर रिबेट के अंदर एब्सोल्युटली देयर इज नो चेंज। जैसे रेगुलर रिजीम में पहले 5 लाख तक की टोटल इनकम पे रिबेट मिलती थी, टैक्स या 12,500 व्हिचएवर इज लोअर, रेगुलर रिजीम में अभी भी वैसी की वैसी रिबेट रहेगी। रिबेट के अंदर जो चेंज आया है वो कहां पर आया? अगर हम किसको ऑप्ट कर रहे हैं? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर तक रिबेट अंडर 87A मिलती थी रेजिडेंट इंडिविजुअल को अगर उसकी टोटल इनकम 7 लाख या उससे कम थी, और रिबेट कितने होती थी? टैक्स कंप्यूटेड या 25,000 रुपए व्हिचएवर इज लोअर। ये बात चल रही है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की। साथ साथ अगर हमारी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा भी होती थी तो भी हमें रिबेट मिल जाती थी। वहां पर हम 7 लाख से ऊपर वाली इंक्रीमेंटल इनकम देखते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी से कंपेयर करते हैं। अगर हमारी इंक्रीमेंटल इनकम कम है, अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी कम है, इंक्रीमेंटल इनकम ज्यादा है, वहां पर कोई रिबेट नहीं मिलती। रिबेट हमें तभी मिलती थी अगर हमारी टैक्स लायबिलिटी जो आ रही है वो इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा आ रही है। उस केस के अंदर हमारी टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम जो भी है वो हमें रिबेट के रूप में मिल जाती थी। ये प्रोविजन कहीं ना कहीं मार्जिनल रिलीफ जैसा होता है जो सरचार्ज के समय लगता है, बट मैंने आपको बोला था इसका नाम मार्जिनल रिलीफ नहीं बोलना, ये रिबेट के रूप में आएगी। एग्जाम्पल के रूप में बोलूं, 7,20,000 रुपए के ऊपर इंक्रीमेंटल इनकम हो गई 20,000 रुपए। अब आप 7,20,000 रुपए टैक्स निकालते थे, 7,20,000 का टैक्स जो है वो 20,000 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी हमारा इंक्रीमेंटल इनकम 20,000 से ज्यादा है, इसलिए यहां पर रिबेट मिल जाती थी। अब इन दोनों जगहों पर चेंज क्या आया? क्योंकि उधर से हमने अपना स्लैब रेट चेंज कर दिए हैं, इसलिए हमने रिबेट की लिमिट को भी चेंज कर दिया और रिबेट अब 7 लाख तक की टोटल इनकम नहीं, कहां तक की मिलेगी? 12 लाख। ये जब बजट के अंदर आया था तो ये न्यूज में इतना आया था और आपने ये न्यूज अभी तक सुनी रखी होगी, तो आपको जो न्यूज में सुनने को मिला होगा कि 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं होता, तो ध्यान देना स्लैब रेट तो 0 से 4 लाख वाले ही है। एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख की है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर, बट ये जो 12 लाख तक के बारे में बात चल रही है ये रिबेट अंडर 87A की लिमिट है। टोटल इनकम रेजिडेंट इंडिविजुअल की अगर 12 लाख या उससे कम है तो रिबेट कितनी होगी? जो भी टैक्स कंप्यूटेड है या फिर 60,000 रुपए whichever is lower. So this is the first change. The limit of 7 लाख रुपए has been revised to 12 लाख रुपए एंड जो 25,000 का मैक्सिमम रिबेट होती थी वो 60,000 हो गया। सेम वे में ये तो हो गया अगर टोटल इनकम 12 लाख या उससे कम है। अगर हमारी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो सेम काम करेंगे, यहां पर भी हम इंक्रीमेंटल इनकम देखेंगे 12 लाख से ऊपर कितनी है। लेट्स से 12,25,000 है तो हमारी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी हो गई? 25,000। फिर 12,25,000 पे हम टैक्स निकालेंगे और अगर हमारा टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से कम आ रहा है तो कोई रिबेट नहीं मिलेगी, बट अगर हमारा टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा आ रहा है तो जो भी टैक्स कंप्यूटेड माइनस इंक्रीमेंटल इनकम है वो हमें रिबेट के रूप में मिल जाएगा। प्रोविजन बिल्कुल पहले जैसा ही है, बस पहले 7 लाख के कंटेक्स्ट में देखते थे, अब 12 लाख के कंटेक्स्ट में देखते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तीसरी अमेंडमेंट आई है ना रिबेट में, मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और इसके ऊपर पक्का पक्का मुझे लगता है ICAI पूछेगा। हमारी जो रिबेट अंडर 87A है ना,
अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो हर तरह की टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट मिल जाती थी। सिर्फ इकलौता टैक्स जिसके अगेंस्ट रिबेट अलाउड नहीं थी वो था 112A। 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर होता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, सब्जेक्ट टू द कंडीशन की एसटीटी उनके ऊपर लगा हुआ है। जो 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 12.5% का टैक्स रेट लगता है 1,25,000 से ऊपर, वो इकलौता टैक्स है जिसके अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलती थी। अदर देन दैट बाकी स्पेशल इनकम जो है हमारी 112 हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 111A हो गया, 115BB हो गया कैजुअल इनकम, 115BBJ हो गया हमारा विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, इवन 115BBE हो गया। इनके अगेंस्ट रिबेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी, इनके अगेंस्ट रिबेट हमारी क्या थी, अलाउड थी, रेगुलर रिजीम में भी और डिफॉल्ट रिजीम में भी। अब चेंज क्या आया है, रिबेट अंडर 87A आप किसी भी स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते। सिर्फ 112A के अगेंस्ट मना नहीं है, वो तो पहले भी मना था। इवन ये जो सारी इनकम लिखी है मैंने 112, 111A, 115BB, BBJ और BBE, इनके अगेंस्ट एनी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट रिबेट लेनी अलाउड नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये अमेंडमेंट आई है सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। तो ये याद रखना, इवन नाउ रेगुलर रिजीम में जब रिबेट लोगे वहां स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट भी रिबेट मिल जाएगी, सिर्फ 112A के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। बट अब स्टार्टिंग विद प्रीवियस ईयर 25-26 अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर आप रिबेट ले रहे हो तो सिर्फ नॉर्मल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट मिलेगी, किसी भी स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। तो अब एक बार के लिए क्या करते हैं, पुराने प्रोविजन तो भूल जाओ, 25-26 की बात करते हैं। ये मैंने आपके सामने बात करी रिबेट अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की है। हम ना यहां पर एक नोटिंग करते हैं 25-26 के लिए रिबेट के प्रोविजन रेगुलर रिजीम में क्या है और डिफॉल्ट रिजीम। सिर्फ 25-26 पे फोकस करते हैं क्योंकि हमारे कोई भी क्वेश्चन में रेगुलर रिजीम भी अप्लाई करनी पड़ सकती है, डिफॉल्ट रिजीम भी अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो आप लिखो कंपैरिजन ऑफ रिबेट। रेगुलर रिजीम में रिबेट में कोई चेंज नहीं आया तो मैं पुराना प्रोविजन ही लिखवाऊंगा, ठीक है, बट वो अब याद रह जाएगा ना इस टेबल को रेफर करने के लिए। कंपैरिजन ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। पुराने प्रोविजन को भूल जाओ, अपडेटेड प्रोविजन लिखते हैं दोनों रिजीम के अंदर, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं अपन रेगुलर रिजीम, ठीक है। रेगुलर रिजीम हमें आदत होती है ना थोड़ी सी, इसलिए पहले लिख लेते हैं रेगुलर रिजीम। और जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो सारी हमारी कहां पर आई हैं, डिफॉल्ट रिजीम। डिफॉल्ट रिजीम का मतलब क्या हो गया हमारा, 115BAC। अब पहला चेंज तो नहीं बोलूंगा, जो सिमिलैरिटी है यहां पर भी इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन या ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये चीज दोनों में कॉमन है, रेगुलर रिजीम में भी रिबेट मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल को और यहां पर भी इट इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। सो टू दैट एक्सटेंट दोनों जगह सिमिलैरिटी है। सर फिर लिखवाया क्यों, अरे सिमिलैरिटी भी पता होनी चाहिए ना। अब लिखते हैं जहां पे फर्क आता है, यहां पर रिबेट इज अलाउड only if total income is less than equal to 5 लाख। ठीक है जी, यहां पर रिबेट इज अलाउड when टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 12 लाख। यहां पर रिबेट कितनी अलाउड है, टैक्स कंप्यूटेड या फिर 25,000 विच एवर इज लोअर। यहां पर कितना है हमारा, टैक्स कंप्यूटेड या 60,000 रुपए विच एवर इज लोअर। ठीक है जी, ये तो लिमिट का फर्क हो गया। वहां 5 लाख की लिमिट है, कोई अमेंडमेंट नहीं आई है। यहां पर 7 लाख की जगह 12 लाख हो गई है। थर्ड चेंज, यहां पर इफ टोटल इनकम इज मोर देन 5 लाख रुपीज, अगर 5 लाख से ज्यादा हो रही है, देन रिबेट इज नेवर एवर अलाउड। अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गई है, रिबेट कभी भी नहीं मिलेगी। इवन इफ टैक्स लायबिलिटी इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल इनकम।
इवन इफ टैक्स लायबिलिटी अगर इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा है, स्टिल हमारा रेगुलर रिजीम में 5 लाख से ऊपर नहीं मिलता। अगर आपको याद हो, हमने जब इलस्ट्रेशंस करी थी क्लास के अंदर, मैंने 5 लाख का टैक्स लाइन निकलवाया था आपको, फिर 5 लाख 100 रुपए के ऊपर टैक्स निकलवाया था, और हमने एक चीज देखी कि 100 रुपए की इनकम की वजह से 13,000 रुपए के आसपास का टैक्स आ रहा था, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में 5 लाख के ऊपर जाते ही, सॉरी रेगुलर रिजीम के अंदर 5 लाख से ऊपर जाते ही आपको रिबेट नहीं मिलती। बट डिफॉल्ट रिजीम में क्या होता है, डिफॉल्ट रिजीम में even when total income is greater than 12 lakh, still rebate can be allowed if the tax liability that is computed is greater than the incremental income। and incremental income का मतलब क्या होता है, इनकम ओवर एंड अबव 12 लाख रुपए। और अब आया मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चेंज, यहां पर रिबेट मिलेगी, रिबेट इज अलाउड अगेंस्ट एनी टैक्स, रिबेट इज अलाउड अगेंस्ट एनी टैक्स लायबिलिटी एक्सेप्ट, एक ही एक्सेप्शन है, बताओ कौन सी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 112A। जबकि बात करें अगर यहां पर, तो रिबेट इज अलाउड अगेंस्ट ओनली टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल इनकम के टैक्स के केस मिलेगी, नॉट अगेंस्ट टैक्स ऑन एनी स्पेशल इनकम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। 7 लाख की जगह 12 लाख किलोमीटर, वो तो आप आसानी से याद कर लोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार नोटिंग कर लो, मैं सीधा जाता हूं इलस्ट्रेशंस पे। लेट्स स्टार्ट। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहां पर इलस्ट्रेशन के बना रखे हैं, एक एक करके जल्दी से करा देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमारी। संचित इज अ रेजिडेंट जो 31 ईयर्स का है, रेजिडेंट भी हो गया 31 ईयर्स। ही हैज कंप्यूटेड द टोटल इनकम एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, और उसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी नीचे दे रखी है। सैलरी मैंने 115 बीएसई के हिसाब से कंप्यूट करी, 4.5 लाख। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से 440। बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी इनकम है 630 और 80C, याद है ना इतना तो। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हमारे 80C से 80U की रिडक्शन अलाउड नहीं होती, सिर्फ 3 सेक्शन अलाउड होते हैं, 80CCD सबसेक्शन 2, 80CCH सबसेक्शन 2 और 80JJAA। उन तीनों के अलावा यहां तो 80C दे रखा है, हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो हमारी यहां पर टोटल इनकम क्या होगी, 4.5 लाख प्लस 440 प्लस 630 ऐड करूंगा तो कितना बन के आ जाएगा, 15,20,000। हमने 80C की रिडक्शन यहां पर नहीं ली, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। अब 15,20,000 है, पहले आप अपने पुराने स्लैब रेट लगाते थे, अब नए स्लैब रेट क्या हो जाएंगे, पहले 0 से 4 लाख पे क्या हो जाएगा, निल। फिर 4 लाख से 8 लाख का जो स्लैब होगा उस पे 5%, 4 लाख से 8 लाख के स्लैब पे 5% अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। 8 लाख तक आ गए। 8 लाख से 12 लाख का अगला स्लैब है, 8 लाख से 12 लाख का जो स्लैब है 4 लाख का, उस पे 10% के हिसाब से कितना हो गया, 40,000। कहां तक पहुंच गए हम, 12 लाख तक पहुंच गए। और अब अगला स्लैब होता है 12 से 16 लाख, बट हमारी इनकम ही कितनी है, 15,20,000। तो अब हमारा जो रिमेनिंग 3,20,000 है वो 15% के स्लैब रेट में चला जाएगा, और ये आ जाएगा 48,000 रुपीज। विद दैट हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी कंप्यूट होकर आ गई, 1,08,000 रुपए। बहुत सिंपल स्लैब है ना, 4-4 लाख रुपए बढ़ाते चले जाएंगे। अब 1,08,000 रुपए की हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ध्यान देंगे हमें रिबेट मिल रही है या नहीं। हमारी फिर से देखना टोटल इनकम कितनी है, 15,20,000 रुपए। क्या हमारी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है, द आंसर इज यस। बट डोंट वरी, 12 लाख से ज्यादा भी रिबेट मिल सकती है, चेक तो करना पड़ेगा। हमारी इंक्रीमेंटल इनकम कितनी है, हमारी इंक्रीमेंटल इनकम है 3,20,000 रुपए, जबकि हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आई है, 1,08,000 रुपए। क्योंकि हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीमेंटल इनकम से कम है, इसीलिए यहां पर किसी प्रकार की कोई रिबेट नहीं मिलेगी। और रिबेट नहीं मिलेगी तो चुपचाप हम क्या करेंगे, अच्छा सरचार्ज भी नहीं लगेगा, सरचार्ज के लिए 50 लाख की लिमिट होती है, तो हम यहां पर चुपचाप HEC लगा देंगे, एंड दिस इज आवर फाइनल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। वुड देयर बी एनी चेंज इन द आंसर, अगर हम एज 31 की जगह डबल कर दें, 62 कर दें, तो आपको याद होगा पहले भी सेम चीज थी, अब भी वही है। 115 BSE में एज मैटर नहीं करती। एज का जो सीनियर सिटीजन के सारे फायदे होते हैं वो रेगुलर रिजीम में होते हैं, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस स्लैब रेट सेम रहते हैं। तो यहां पर एज का कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम टू सेम आएगा। अगर यहां पर हम असेसी को नॉन रेजिडेंट कर दें, क्या कोई चेंज आएगा, अगेन द आंसर विल नॉट बी इंपैक्टेड। जो नॉन रेजिडेंट के लिए हम 2.5 लाख का स्लैब लगाने लग जाते हैं वो रेगुलर रिजीम के अंदर है,
डिफॉल्ट रिजीम में द स्लैब रेट्स विल रिमेन द सेम, सो द आंसर विल नॉट चेंज अगर हम एज बदल दें या रेजिडेंशियल स्टेटस बदल दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर आप पीजीबीपी इनकम को 630 की जगह 3 लाख कर दो, इसको चेंज कर दो, बाकी सारी फिगर सेम है। तो आप 4.5 लाख, 440 और 3 लाख जब ऐड करोगे तो आंसर आएगा 11,90,000। 11,90,000 पे हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? पहले तो टैक्स कंप्यूट करेंगे। पहले स्टार्टिंग के 4 लाख नील, 4 लाख से 8 लाख के ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से 20,000 रुपए, 8 लाख तक पहुंच गए। अगला स्लैब होता है 8 से 12 लाख का, बट हमने पूरा स्लैब कवर नहीं किया, हम 1190 पे रुक गए। तो 3,90,000 जो है वो 10% के हिसाब से आएगा 39,000। हमारा टैक्स कितना निकल के आ रहा है 59,000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब यहां पर हमारी टोटल इनकम में इस बार चेंज क्या आया? पिछली बार 15-20 थी, 12 लाख से ज्यादा थी। इस बार हमारी टोटल इनकम 12 लाख या उससे कम है। एंड ध्यान दो, क्वेश्चन में हम रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। अब रेजिडेंशियल स्टेटस मैटर करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम रेजिडेंट, ओरिजिनली क्वेश्चन में हम रेजिडेंट इंडिविजुअल थे ना, हम क्योंकि यहां पर इसमें आ रहे हैं तो हमारा रिबेट अंडर 87A अलाउ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टैक्स कंप्यूटेड या 60,000 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो 59,000 या 60,000 विच एवर इज लोअर क्या हो जाएगा 59। बट रिबेट देने से पहले एक चीज चेक कर लेना, हम स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट नहीं ले सकते। तो प्लीज चेक 11,90,000 में आपकी कौन कौन सी इनकम है, चेक करो जल्दी से एक बार। हमारी सैलरी इनकम है जो कि नॉर्मल इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है जो कि नॉर्मल इनकम होती है, और पीजीबीपी इनकम है जो अगेन नॉर्मल इनकम होती है। तीनों नॉर्मल इनकम के टैक्स हैं, इसीलिए मैंने यहां पर 59,000 अलाउ कर दिया। एक आदत और बना लो अब, जो मैंने आपका रेगुलर रिजीम में पहले कहता था, आदत ये होती थी रिबेट देने से पहले चेक करते थे 112A तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अब आदत हमारी ये हो जाएगी कि डिफॉल्ट रिजीम में रिबेट देने से पहले चेक कर लो कोई स्पेशल इनकम तो नहीं है। अगर स्पेशल इनकम का टैक्स होता 59,000 के अंदर तो हम उसके अगेंस्ट रिबेट नहीं लेते। डोंट वरी, ऐसा इलस्ट्रेशन भी बनाई है, आप चिंता क्यों करते हो। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रिकंप्यूट करो। अगर 1190 की जगह हम क्वेश्चन में क्या करते हैं 1250, 1250 में क्या होगा, सब कुछ सेम है, अभी भी रेजिडेंट है और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। 0 से 4 लाख हमारा क्या हो जाएगा नील। अगले 4 से 8 लाख के अंदर 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपए, 8 लाख तक पहुंच गए। और अब अगला स्लैब पूरा आ जाएगा 8 लाख से 12 लाख वाला। 8 लाख से 12 लाख हमारा 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 40,000 रुपए, 12 लाख तक पहुंच गए। 1250 में जो लास्ट वाला 50 है वो 12 लाख से 16 लाख के स्लैब के अंदर पहुंच गया, यानी 15% वाले में पहुंच गया। तो 50,000 का 15% हमने कर दिया, कितना हो गया 7,500। तो हमारा टैक्स कंप्यूट होकर कितना आया 67,500। अब हमारी यहां पर हम रेजिडेंट इंडिविजुअल तो हैं, बट हमारी टोटल इनकम कितनी है 12 लाख से ज्यादा है। डोंट वरी, 12 लाख से ज्यादा भी हमें रिबेट मिल सकती है, बट उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करना पड़ेगा इंक्रीमेंटल इनकम से। हमारी इंक्रीमेंटल इनकम यहां पर कितनी है 50,000 रुपए की, 12 लाख से ओवर एंड अबव, और हमारा टैक्स कितना है 67,500। क्योंकि हमारा टैक्स इंक्रीमेंटल इनकम से ज्यादा है तो जो टैक्स लायबिलिटी माइनस इंक्रीमेंटल इनकम है उतनी हमें रिबेट मिल जाएगी। जब सरचार्ज के केस में ऐसा आता है तो उसे मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, रिबेट के केस में उसे मार्जिनल रिलीफ ना बोलकर हम उसे रिबेट अंडर 87A बोलते हैं। तो 67,500 और 50,000 का डिफरेंस जो हो जाएगा यानी 17,500 रुपए, ये हमें रिबेट के रूप में मिल जाएगा। और अब हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 50,000 रुपए, उस पर आप HEC लगा दोगे 4% का और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 52,000 रुपीज। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सर क्या 12 लाख से ज्यादा में हमेशा रिबेट मिलेगी? नहीं, 1250 के बाद, ताकि आपको ऐसा भ्रम ना हो जाए कि हमेशा टैक्स रिबेट मिलेगी, इसलिए हमने 1280 का भी कर लिया। पहले 1280 पे टैक्स निकाल लेते हैं। पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 4 लाख पे 10%, और लास्ट का जो 80,000 बचा वो 15% में चला गया। ठीक है, 72,000 रुपीज का टैक्स आ गया 1280 पे। अब अगर ध्यान से देखो, आपकी टैक्स लायबिलिटी है 72,000, बट आपकी इंक्रीमेंटल इनकम यहां पर कितनी हो गई है, इंक्रीमेंटल इनकम है 12 लाख से ऊपर कितनी 80,000 रुपए। एंड प्लीज टेक केयर, यहां पर हमारी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीमेंटल इनकम से कम है। जैसे टैक्स लायबिलिटी इंक्रीमेंटल इनकम से कम हो जाती है, प्लीज टेक केयर, वहां पर 87A की रिबेट नहीं मिलती। 87A की रिबेट 12 लाख से ज्यादा में तभी मिलती है अगर टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन द इंक्रीमेंटल इनकम, एंड दैट इज व्हाई यहां पर कोई रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं मिलेगी तो 72,000 पर ही HEC लग जाएगा एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन बना दिए। 12 लाख से ज्यादा में रिबेट मिल रही है 1250 पे, वो भी बना दिया, और 1280 पे नहीं मिल रही, वो भी मैंने आपके लिए बना दिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो मैंने नया बनाया आपके लिए। एक नई इलस्ट्रेशन बनाई है समझने के लिए। ये इलस्ट्रेशन में डिफॉल्ट रिजीम की बनाई है।
सैलरी हेड के अंदर इनकम कंप्यूट करिए 4 लाख की, डिविडेंड की इनकम है 50,000 की, 112 का ज्वेलरी का कैपिटल गेन है 1.5 लाख का, और 111 ए का लिस्टेड इक्विटी शेयर्स का हमारा गेन है 90,000 का। टोटल इनकम कितनी है? 6,90,000। जानबूझ के टोटल इनकम जो है हमारी 12 लाख से कम रखी। लेट मी रिपीट वन सेकेंड, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से करना है। सबसे पहली बात, इस 690 के अंदर हमारी नॉर्मल इनकम कितनी है? हमारी नॉर्मल इनकम हो गई 4,50,000। तो नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगाएंगे। स्लैब रेट क्या लगाएंगे? 0 से 2.5 लाख हमारे नील हो जाएंगे, और जो ऊपर का 50,000 है वो 4 लाख से 8 लाख वाले स्लैब में चला गया ना, उस पर 5% आ जाएगा। तो 50,000 का हमारा 5% हो गया 2,500 रुपए। ये तो हो गई नॉर्मल इनकम का टैक्स। स्पेशल इनकम की बात करें तो सेक्शन 112 के अंदर, अच्छा लास्ट ईयर तक हमारे रेट 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई के बाद में बटे हुए थे, ठीक है। इस बार कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे प्रीवियस ईयर 25-26 के ट्रांसफर वाला केस ही होगा ना, तो यहां पर नए वाले रेट्स ही लगाने हैं। नए वाला रेट कितना था? 12.5%। तो 1.5 लाख का 12.5% हम अप्लाई कर देंगे। और 111 ए के अंदर हमारा जो 23 जुलाई के बाद वाला रेट है वो कितना है? 20% हो गया, ठीक है। अभी कैपिटल गेन के ऊपर फिर से मैं डिस्कशन करूंगा, बट आई होप आपको 23 जुलाई के बाद वाले रेट्स याद होंगे। 111 ए के अंदर 20% का रेट लग जाएगा हमारा, 90,000 का 20%, और फाइनली टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई? 39,250। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट लगा दिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के, और बाकियों पे स्पेशल रेट लगा दिए। अब अगर यहां पर ध्यान से देखो, टोटल इनकम हमारी यहां पर भी 12 लाख से कम है। आइडली यहां पर रिबेट क्या मिलनी चाहिए थी? टैक्स कंप्यूटेड या 60,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, एंड उस हिसाब से तो पूरी 39,250 का रिबेट मिल जाना चाहिए। मगर यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमारी इस बार की। क्योंकि हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर हैं, इसीलिए हमें किसी भी स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। ध्यान दो, अगर ये क्वेश्चन रेगुलर रिजीम का होता ना, तो रेगुलर रिजीम 112 के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट दे देता है, रेगुलर रिजीम 111 ए के टैक्स के अगेंस्ट भी रिबेट दे देता है। मगर ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अमेंडमेंट आई है। लास्ट ईयर तक डिफॉल्ट भी दे देता था, इस बार से अमेंडमेंट आई है, कोई भी स्पेशल इनकम के टैक्स के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलेगी। तो हम 18,750 और 18,000, ये दोनों स्पेशल इनकम के टैक्स हैं, इनके अगेंस्ट रिबेट नहीं ले सकते। हम अपनी रिबेट सिर्फ और सिर्फ 2,500 के अगेंस्ट, जो कि नॉर्मल इनकम का टैक्स है, उसी के अगेंस्ट ले सकते हैं। एंड दैट इज वाई रिबेट हमने यहां पर सिर्फ कितनी ली है? 2,500 लिया है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इवन इफ द टोटल इनकम इज लेस देन 12 लाख रुपीज, इवन इफ रिबेट आमतौर पे 60,000 का टैक्स कंप्यूटर मिल जाती है, स्टिल हमने यहाँ पे रिबेट 2,500 ली है। क्योंकि अगर हम 2,500 से ज्यादा की रिबेट लेंगे, अगर हम पूरी 39,250 की रिबेट लेंगे, तो हमारी स्पेशल इनकम के अगेंस्ट भी रिबेट मिल जाएगी, जो कि अब अलाउड नहीं है। कोई भी स्पेशल इनकम हो, उसके अगेंस्ट रिबेट अलाउड नहीं है। एंड इसलिए 2,500 की रिबेट मिली, और 36,750 के ऊपर हमने क्या लगा दिया? HEC। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई एम रिपीटिंग अगेन दैट ये वाला पॉइंट सिर्फ डिफॉल्ट रिजीम में आया है। रेगुलर रिजीम अगर होती, वैसे तो 690 पे रिबेट ना मिलती, बट लेट्स एज्यूम 490 का क्वेश्चन होता, रेगुलर रिजीम का क्वेश्शन होता, तो हम 112 ए के अलावा 112 के टैक्स के अगेंस्ट भी रिबेट ले लेते, 111 ए के टैक्स के अगेंस्ट भी रिबेट ले लेते, बट यहां पर हमने नहीं ली। क्लियर है? लेट्स गो टू, ये हमारे दोनों टैक्स रेट्स की अमेंडमेंट थी 115 बीएसी के अंदर। ये इसका इंपैक्ट काफी सारे क्वेश्चंस में आ सकता है। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप बुक पुरानी वाली यूज करोगे ना, या एमसीक्यू कंपाइलर पुराने वाला यूज करोगे, यू वोंट इवन रियलाइज कहां कहां चेंज आ गया है, ठीक है। क्योंकि मैं तो खुद अमेंड करता हूं ना बुक, तो मुझे पता है कहां कहां दिमाग लगाना पड़ता है। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट एज अ स्टूडेंट आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे कि आप खुद चेंजेस करते रहोगे। एंड आई डोंट वांट कि आप गलत पढ़ के चले जाओ। इसीलिए ये एक अमेंडमेंट है, बट इसका इंपैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आया है, इसलिए अपडेटेड बुक से ही क्वेश्चंस करिएगा। दैट इज माय सजेशन टू यू। थर्ड अमेंडमेंट एक रेगुलर अमेंडमेंट है, हर साल आती है। डोमेस्टिक कंपनी के जो रेट्स हैं, रेगुलर रिजीम की बात कर रहा हूं, डोमेस्टिक कंपनी का जो अल्टरनेटिव रिजीम होता है 115 BAA और 115 BAB, वहां तो कोई चेंज नहीं आया। बट जो रेगुलर रिजीम होती है डोमेस्टिक कंपनी की, वहां पर दो रेट होते हैं, एक होता है 25% और एक होता है 30%। ये दोनों रेट फ्लैट रेट होते हैं। 25% का रेट तब लगता है जब उस डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, और टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा हो तो 25 की जगह रेट कितना होता है? 30%। अब मैंने आपको हमेशा के लिए बता रखा है कि जो टर्नओवर होती है, जिस ईयर के लिए हम रेट निकाल रहे हैं उस ईयर की टर्नओवर नहीं होती, क्योंकि हमें साल की स्टार्टिंग में तो टर्नओवर पता ही नहीं है। और मजे की बात है, उससे प्रीसीडिंग ईयर की भी टर्नओवर नहीं होती, क्योंकि उससे प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर हमारी अभी तक फाइनलाइज नहीं होती एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। दैट इज वाई हम जब भी किसी ईयर के लिए टर्नओवर चेक करते हैं रेट निकालने के लिए, वो 2 साल पहले की टर्नओवर देखते हैं। अगर आपको याद हो, प्रीवियस ईयर 24-25 के रेट निकालने के लिए हम 23-24 नहीं, प्रीवियस ईयर 22-23 की टर्नओवर देखते थे।
और अब ये रेगुलर अमेंडमेंट हर साल आएगी, क्योंकि इस बार हमारा क्वेश्चन 25-26 का होगा, तो नीडलेस टू से 25-26 का टैक्स रेट निकालने के लिए अब 22-23 की टर्नओवर नहीं, आप कौन सी ईयर की देखोगे, 23-24 की टर्नओवर देखोगे। ये अमेंडमेंट हर साल आती है, हर साल हम क्योंकि एक साल प्रीवियस ईयर आगे बढ़ जाते हैं तो टर्नओवर भी अकॉर्डिंगली वैसे देखते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता रखा है, जिस प्रीवियस ईयर का रेट निकाल रहे हो उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को, यानी 2 साल पुराने ईयर को आप बेस बनाओगे, क्योंकि उसकी टर्नओवर की फिगर्स फाइनलाइज हो चुकी होती हैं एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, हर बार की कॉस्मेटिक अमेंडमेंट आती रहती है। नेक्स्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट नहीं है सर, मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना रखा है, उसके लिए अमेंडमेंट बनाई। आपको याद होगा लास्ट ईयर एक बहुत मेजर अमेंडमेंट आई थी कैपिटल गेन के अंदर। कैपिटल गेन के रेट्स बदल गए थे और रेट्स स्टार्टिंग से नहीं बदले थे, मिडिल ऑफ द ईयर से बदले थे। 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर हुआ है तो पुराने रेट लगते थे, 23 जुलाई 2024 या उसके बाद ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई तो नए रेट लगते थे। तो लास्ट ईयर अगर आपने मई 25 का पेपर दिया है, सितंबर 25 का पेपर दिया है या जनवरी 26 का पेपर दिया है, तो आपको हम हमेशा बोलते थे कैपिटल गेन में चेक करो एसेट की ट्रांसफर डेट कौन सी है, क्योंकि उसी के हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड होता था। अब लास्ट ईयर तो ये सारे पंगे कर लिए, इस बार क्योंकि आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 25-26 के होंगे, मेनली आपका ट्रांसफर 25-26 में होगा, तो आपके ये वाले रेट लगेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अब आपको पुराने रेट ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके 99% केसेस में नए वाले रेट ही मैटर करेंगे। सर 1% क्यों छोड़ रहे हो, बताता हूं अभी। बट 99% ऑफ द केसेस में, क्वेश्चंस में आपका ट्रांसफर की जो डेट होगी, क्योंकि वो 25-26 में होगी, जो कि 23 जुलाई 2024 के बाद होगी, इसलिए नए रेट याद रखने हैं। नए रेट के हिसाब से 112, मैं रिपीट कर देता हूं, अमेंडमेंट नहीं है, सेम रेट है, बस मैं रिपीट कर देता हूं। 112A के अंदर रेट था 12.5% ऑन द कैपिटल गेन एक्सीडिंग 125। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला है, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट हमने आपसे छीन लिया था, मगर रेट कितना रखा था, 12.5% का। बट यहां पर एक स्पेशल ऑफर था, स्पेशल ऑप्शन था, ऑफर नहीं ऑप्शन था, इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ जिन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है 23 जुलाई 2024 के बाद, बट उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 से पहले एक्वायर कर रखी थी, उनको हमने ऑप्शन दे रखा था कि विदाउट इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकाल के 12.5% लगवा लो, या विद इंडेक्सेशन कैपिटल गेन निकालकर 20% लगा लो। वो ऑप्शन अभी भी बरकरार है। तो वो जो 1% मैंने बोला ना, वो 1% इसका है। 1% केस ये है कि आपको अभी भी प्रीवियस ईयर 25-26 में लैंड एंड बिल्डिंग का जो ट्रांसफर होगा, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन 23 जुलाई 2024 से पहले होगी। और अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ का क्वेश्चन है, तो आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए दोनों तरह से क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। विद इंडेक्सेशन 20%, विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। वहां पर पुराने वाला रेट 20% याद रखना है आपको। अदरवाइज आपके 99% केसेस में, अगर लैंड एंड बिल्डिंग वाले केसेस को हटा दूं, तो बाकी सारे केसेस में तो नए रेट ही याद रखने हैं। और 112 में नया रेट हमारा 12.5% है। 111A के अंदर आपको 20% याद रखना है, और 111A के अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो पहले भी नॉर्मल इनकम था, अब भी नॉर्मल इनकम है, वहां कोई चेंज नहीं है। तो ये रेट मैंने सिर्फ आपके लिए रिपीट कर दिए, दे हैव नॉट बीन अमेंडेड, आई हैव रिपीटेड बिकॉज नाउ यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ द न्यू रेट्स। नाउ क्योंकि अब आपके न्यू रेट लगेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पता कहां आएगा, इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट आएगा अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट पे। एक कॉन्सेप्ट होता है अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट का, और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल होता है। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हमारी एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या हुआ, रेगुलर रिजीम के अंदर हमारी एग्जेम्पशन लिमिट हो गई 2.5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख। जबकि अब हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम की बात करूं तो नए रेट्स के हिसाब से एग्जेम्पशन लिमिट कितनी बन रही है, 4 लाख, 0 से 4 लाख नील होता है हमारा। तो अगर हमारी नॉर्मल इनकम हमारी एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो जो शॉर्टफॉल होता है उसे हम प्यार से बोलते हैं अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट। और आपको याद होगा ये अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 से भी यूज हो सकती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A से भी यूज हो सकती है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A से भी यूज हो सकती है। अब लास्ट ईयर ना इसको किस सीक्वेंस में यूज करना है, मैंने आपको सीक्वेंस अलग बताई थी, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे 23 जुलाई से पहले रेट कुछ और थे, 23 जुलाई के बाद हमारे रेट कुछ और थे। अब क्योंकि हमारे मेनली ये वाले नए वाले रेट्स लगेंगे, तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो आपकी नॉर्मल इनकम है लेट से 2,30,000 या 1,80,000 कर देता हूं। रेगुलर रिजीम का क्वेश्चन है और आपकी एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000। अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा वैसे आपको याद कराऊं, दोनों रिजीम में मिलता है,
बस फर्क ये है, डिफॉल्ट रिजीम में 4 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जबकि रेगुलर रिजीम में 2.5, 3 और 5 लाख कुछ भी हो सकती है। तो मेरी नॉर्मल इनकम 180 है, मेरी एग्जेम्पशन लिमिट रेगुलर रिजीम में 2.5 लाख रुपए है, तो मेरी अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट कितनी हुई? 70,000 रुपए। अब सवाल यह है, ये 70,000 रुपए अगर मेरे पास क्वेश्चन में तीनों कैपिटल गेन है, 112 ए वाला भी है, 112 वाला भी है और 111 ए वाला भी है, तो किसके अगेंस्ट यूज करूं? इस बार अब अगर ध्यान से देखो, ये वाला 112 वाला 12.5% पे है, 112 ए वाला 12.5% पे है, बट वो 1.25 के ऊपर लगता है, और 111 ए 20% पे है। तो समझदारी ये कहती है, जब भी आपके पास अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट है, सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी 111 ए को, क्योंकि वो 20% पे है। अगली प्रायोरिटी मिलेगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 को, क्योंकि वो 12.5 पे है, बट वहां पर 1,25,000 का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एंड लास्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए 112 ए को, क्योंकि उस पर रेट भी 12.5% है और वो पूरे कैपिटल गेन पर नहीं, 1.25 से ऊपर वाले पे लगता है। दिस इज द न्यू सीक्वेंस ऑफ द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट। इस वजह से भी आपके काफी सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चंस चेंज हुए हैं। आपके क्वेश्चन बैंक में जो मैंने एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर 24-25 का बना रखा था, उसके अंदर मैंने पुराने रेट भी लगा रखे थे, डिपेंडिंग ऑन 23 जुलाई से पहले है या बाद में है, और रेट के हिसाब से ना अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट किस सीक्वेंस में यूज कर रखा है, मैंने उस हिसाब से कर रखा था। अब मैं जब क्वेश्चन बैंक अपना अपडेट करने बैठा था, देन आई रियलाइज बिकॉज रेट चेंज हो रहे हैं, उसका इनडायरेक्ट असर अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट वाले क्वेश्चन में आएगा। इसीलिए ये यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं आई, स्टिल इसको मैंने इनकॉर्पोरेट किया ताकि आपका इस चीज पर ध्यान जाए कि इस बार आपको अनयूटिलाइज्ड एग्जेम्पशन लिमिट को कैसे यूज करना है। ठीक है जी, चले आगे। ये हमारी 4 अमेंडमेंट थी विद रिगार्ड टू द रेट्स ऑफ टैक्स। इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना, इस बार कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आई 5 हेड्स ऑफ इनकम में। सारी की सारी अमेंडमेंट छोटी छोटी सी आई हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, कहीं पर लिमिट चेंज कर दी, कहीं पर कंडीशन थोड़ी सी टोन डाउन कर दी। मजे की बात है, जब 5 हेड्स ऑफ इनकम में अमेंडमेंट नहीं आती ना, तो आपका जो मेन कंप्यूटेशन वाला पार्ट है, जिसपे हम सबसे ज्यादा समय लगाते हैं, जिसपे सबसे ज्यादा प्रोविजंस हैं, वहां चेंज ना आए तो मजा ही आ जाता है। चेंजेस आपको टीडीएस चैप्टर में ज्यादा मिलेंगे, बट पहले हम 5 हेड्स ऑफ इनकम सीक्वेंस के हिसाब से बदलते हैं। पहली सेट ऑफ अमेंडमेंट आ रही है हमारी सैलरी चैप्टर से रिलेटेड। अब इस सैलरी चैप्टर के अंदर ये जो अमेंडमेंट आई है ना, ये प्रोविजन अभी तक कहीं ना कहीं हमारा रिडंडेंट पड़ा था, किसी काम का नहीं था। एक बार याद कराता हूं, परक्विजिट वैल्यूएशन के अंदर आपको पता है कि टेक्निकली हमारे परक्विजिट 3 कैटेगरी के अंदर होते हैं। एक तो वो परक्विजिट है जो एग्जेम्प्ट है, और जो टैक्सेबल परक्विजिट है ना, उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वो परक्विजिट जो सारे एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होते हैं, और दूसरे वो परक्विजिट जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल होते हैं। अब आमतौर पे ना हम इस बाइफर्केशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे टिल लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन इतनी आउटडेटेड थी कि ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में कवर हो जाते थे। तो हमने कहा था यार कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड, ये थ्योरेटिकल डिस्कशन है। अब ये डेफिनेशन क्या थी और इसमें क्या चेंज आया, ध्यान से सुनो। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन ये थी, डेफिनेशन हमने क्लास में पढ़ी थी पूरी डिटेल में। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में सबसे पहली बात, जिस आप एम्प्लॉयर में काम कर रहे हो, एंटिटी में काम कर रहे हो, अगर वो कंपनी है और आप उसके डायरेक्टर हो, तो बीइंग अ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप एम्प्लॉय भी हो और डायरेक्टर भी हो, आपको एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। सेकेंडली, जिस आप एम्प्लॉयर एंटिटी में काम करते हो, आपका उसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, यानी उसकी 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर आप होल्ड करते हो, और अगर वो कंपनी नहीं है तो 20% या उससे ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका हिस्सा है। अगर आप सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी होल्ड करते हो, आप उसका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाओगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ करता था, अगर वो एम्प्लॉय की जो सैलरी है, सैलरी निकालते समय सिर्फ मॉनेटरी सैलरी लेनी है, नॉन मॉनेटरी सैलरी नहीं लेनी, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स नहीं लेने, और मॉनेटरी परक्विजिट्स भी सिर्फ टैक्सेबल वाले लेने हैं। तो अगर आपकी जो मॉनेटरी सैलरी है सेक्शन 16 की रिडक्शंस के बाद वो 2 लाख रुपए से ज्यादा है, सॉरी 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोल दिया जाता था। 50,000 रुपए की लिमिट मैंने आपको स्पेशली नोट डाउन करवाई थी, पर मंथ नहीं है, पूरे साल के लिए। पूरे साल के लिए 50,000 का मतलब क्या होता था कि मात्र 4,000 रुपए पर मंथ। इसलिए हमने कहा था प्रैक्टिकली हम जिस भी पर्सन के लिए, जिस भी एम्प्लॉय की कंपटीशन आज की डेट में कर रहे होते हैं, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है, क्योंकि 50,000 की लिमिट सालों पहले डिसाइड की गई थी। अब आप समझ गए होंगे अमेंडमेंट कहां पर आई है। अमेंडमेंट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आई है। पहले दोनों पॉइंट एज इट इज सेम टू सेम रखे गए हैं। अगर आप डायरेक्टर हो या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हो, पहले भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय थे, अब भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, अब आपकी ये जो 50,000 की लिमिट है, फाइनली इसे रिवाइज करके 4 लाख रुपए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कर दिया गया है। तो 50,000 से मेरे को तो लगा था रिवाइज करेंगे, काफी लंबी जंप लगाएंगे,
क्योंकि देखो यहाँ पे पर्पस ये था कि अमीर एम्प्लॉइज को डिफाइन करना है एक तरह से, जो बंदा डायरेक्टर है, जो बंदा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, तो भाई लिमिट थोड़ी ज्यादा रखते, बट रिवाइज भी करिए तो क्या करें, हमने 50,000 से 4 लाख, आपको 4 लाख की लिमिट याद रखनी है। बट ध्यान देना 4 लाख की लिमिट निकालते समय हमें करना क्या है, सबसे पहली बात, हमें सैलरी के अंदर सिर्फ मॉनेटरी सैलरी लेनी है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स नहीं लेने, और मॉनेटरी परक्विजिट्स भी जो एग्जेम्प्ट है उन्हें नहीं लेना। साथ साथ आपकी सेक्शन 16 की जो तीनों की दोनों डिडक्शंस होती हैं, रेगुलर रिजीम में तो तीनों मिल जाती हैं, डिफॉल्ट रिजीम के अंदर प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलती, मगर 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। तो जो भी रिजीम में आप हो, आप सेक्शन 16 की डिडक्शन ले लोगे अपनी, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट को बाहर कर दोगे और फिर 4 लाख की लिमिट चेक करोगे। अगर आप 4 लाख से ज्यादा हो तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, अगर 4 लाख या उससे कम है, एग्जैक्टली 4 लाख भी है, हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। साथ साथ एक क्लैरिफिकेशन ये पहले भी थी बट हम ज्यादा फोकस नहीं करते थे, वो क्या थी, अगर हम एट द सेम टाइम एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय चेक करने के लिए जो हमारी 4 लाख की थ्रेशोल्ड होगी, उसको दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी को कंसीडर करना है। और जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, सिर्फ मॉनेटरी सैलरी लेनी है, मैंने सेफ साइड पे नीचे सारा कुछ लिख दिया क्या क्या लेंगे हम, हमारी बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, मॉनेटरी परक्विजिट्स टैक्सेबल वाले सब आएंगे, क्या नहीं आएगा, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट नहीं आएंगे हमारे, ठीक है जी। और दूसरी चीज हमारी यहां पर सेक्शन 16 की डिडक्शंस को माइनस करेंगे। इस तरह से हमें 4 लाख की लिमिट चेक करनी है और हम स्पेसिफाइड या नॉन स्पेसिफाइड में आ जाएंगे। सर अगर हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो गए तो कौन कौन से परक्विजिट हैं जिन पे असर आएगा, मैंने ना स्पेशली आपके लिए ये 5 परक्विजिट लिख दी हैं, इन 5 परक्विजिट पे पूछा जा सकता है। और मैं आपको बता दूं आईसीआई ने क्वेश्चंस भी बनाए हैं इस बार, मैंने सारे क्वेश्चंस जो आईसीआई के मटेरियल में है ना इस पॉइंट को लेकर डाल दिए नीचे, तो मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पूछी जा सकती है। ये कैसे पता लगा, आईसीआई ने अपने अपडेटेड स्टडी मटेरियल में, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3 क्वेश्चन बनाए हैं, दैट इज वाई आई फील इसके आने के चांसेस हैं। हमारे 5 परक्विजिट जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होंगे, नॉन स्पेसिफाइड में नहीं होंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट दिया है, चाहे स्वीपर है, गार्डनर है, आपका वॉचमैन है, उसके अंदर जो भी सैलरी पेड या पेबल होती थी, लेस अमाउंट रिकवर्ड टैक्सेबल होता था, बट ये टैक्सेबल होगा सिर्फ किसके लिए, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। सेकंड हो गया, गैस, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर फैसिलिटी हमारे एम्प्लॉयर ने हमें दी। थर्ड, फ्री एंड कंसेशनल टिकट, ये उन लोगों के लिए होती थी जो काम करते हैं एयरलाइंस, रेलवेज और बस सर्विसेज के अंदर, और उनके एम्प्लॉयर ने फ्री टिकट दे रखी है उनको। फिर इसके अलावा मोटर कार परक्विजिट, वो तो आपको याद होगा लंबा चौड़ा परक्विजिट था, अलग अलग सिनेरियोज हमने बना रखे थे। कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉयर, कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉय, कार बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेस आर मेट बाय द एम्प्लॉयर, सारे केसेस हमने वहां पर करे थे, तो वो वाला परक्विजिट इसमें आएगा। और लास्ट में एजुकेशन फैसिलिटी जो हमारी आती है, उसके अंदर भी आपको याद होगा 2 केसेस डिवाइड करे थे, इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या जिसके साथ उसकी अरेंजमेंट्स है, और दूसरा होता है एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये 5 परक्विजिट ऐसे हैं, याद रखेंगे आप, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में ही सिर्फ टैक्सेबल होंगे। यहां पर भी कैच पता क्या है, इन फैसिलिटी के अंदर अगर एम्प्लॉय ने खुद वो फैसिलिटी लिया और एम्प्लॉयर ने उन्हें रिम्बर्स कर दिया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डोमेस्टिक सर्वेंट को खुद अपॉइंट किया, उसको मैंने सैलरी दी 10,000 रुपए पूरे साल की, मान लेता हूं 1,20,000 रुपए, और फिर 1,20,000 रुपए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे रिम्बर्स कर दी, इन दैट केस इट बिकम्स अ ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, वो ऑल टुगेदर अलग परक्विजिट हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर जो है ना, वो परक्विजिट सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल है, वो इन 5 के अंदर नहीं आता। इसीलिए इन 5 परक्विजिट में भी ना आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या ये फैसिलिटी ऑल टुगेदर एम्प्लॉयर ने दी है, इफ यस तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी, और अगर ये फैसिलिटी ओरिजिनली एम्प्लॉय ने खुद हायर करी, एम्प्लॉय ने उसके पैसे दिए और एम्प्लॉयर ने बाद में रिम्बर्समेंट दे दी, है तो वो भी परक्विजिट रिम्बर्समेंट, बट ऐसा परक्विजिट बन जाएगा ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, और वो सारे एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फैसिलिटी ऑफ स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, जो भी डोमेस्टिक, इन सबको वन लाइन में डोमेस्टिक सर्वेंट बोल देते हैं। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट एम्प्लॉय को डायरेक्टली एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया, एम्प्लॉयर ने बोला ये जो डोमेस्टिक सर्वेंट है ये भी मेरा ही एम्प्लॉय होगा, मैं डायरेक्टली इसकी सैलरी दे दूंगा, तो सिर्फ इसकी सर्विसेज ले, तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर डोमेस्टिक सर्वेंट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर और उसको एंगेज भी एम्प्लॉयर ने ही किया है, देन इट इज अ डोमेस्टिक सर्वेंट परक्विजिट, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। बट अगर वो डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉय ने खुद एंगेज किया है
उसकी सैलरी एम्प्लॉय पे करता है डोमेस्टिक सर्वेंट की, और बाद में एम्प्लॉयर उस सैलरी को रिम्बर्स कर देता है, देन इट बिकम्स ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर, और वहां पर सारे एम्प्लॉयज के हाथ में वो टैक्सेबल होगा। देखो जरा, आईसीआई ने स्टडी मैट में इसकी एक इलस्ट्रेशन भी दी है, तभी मैं कह रहा हूं अगर आईसीआई इलस्ट्रेशन दे रहे हैं ना, इसका मतलब है आईसीआई सीरियस है इस पॉइंट को पूछने के अंदर। मिस्टर एक्स एंड वाई दो लोग हैं, गामा लिमिटेड में काम करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक डोमेस्टिक सर्वेंट लिया 500 पर मंथ का, हिज एम्प्लॉयर रिम्बर्स्ड द सैलरी। ध्यान दो, डोमेस्टिक सर्वेंट को अपॉइंट किसने किया है? एम्प्लॉय ने खुद। और क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा है एक्स और वाई दोनों स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है। आई एग्री, एक्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, बट ये परक्विजिट डोमेस्टिक सर्वेंट परक्विजिट नहीं है। दिस इज अ परक्विजिट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। अकॉर्डिंगली ये मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा, इवन इफ मिस्टर एक्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, क्योंकि यहां पर डोमेस्टिक सर्वेंट को ओरिजिनली एंगेज किसने किया? मिस्टर एक्स ने। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर वाई को डोमेस्टिक सर्वेंट एज अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन पैकेज एम्प्लॉयर ने ही दिया। क्वेश्चन कहीं नहीं बोल रहा कि उस डोमेस्टिक सर्वेंट को मिस्टर वाई ने अपॉइंट किया है, उस सर्वेंट को, डोमेस्टिक सर्वेंट को एम्प्लॉयर नहीं अपॉइंट कर रखा है, एम्प्लॉयर नहीं प्रोवाइड कर रखा है, ये एक डोमेस्टिक सर्वेंट परक्विजिट है। और यहां पर अगर मिस्टर वाई स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं है, देन द आंसर इज मिस्टर वाई के हाथ में कोई परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं होगी। समझ में आया? सेम परक्विजिट को अलग स्टाइल से देंगे तो हमारा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा वो बदल जाएगा। फिर ऐसी फैसिलिटी गैस और वाटर, अगर गैस फैसिलिटी और वाटर का कनेक्शन एम्प्लॉयर के हाथ में ही है, एम्प्लॉयर ने ही इसका कनेक्शन ले रखा है और डायरेक्टली एम्प्लॉयर ही इसकी पेमेंट करता है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल है। बट अगर इन फैसिलिटीज का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पर है, ओरिजिनली एम्प्लॉय ने पहले बिल पे किया और एम्प्लॉयर ने सिर्फ रिम्बर्स कर दिया, देन अगेन इट बिकम्स गैस बिल, वाटर बिल, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर। और यहां पे फर्क क्या होगा? वैल्यूएशन का तरीका सेम रहता है, एक्सपेंडिचर रिम्बर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर, लेस अमाउंट रिकवर्ड इफ एनी, मगर इस बार ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं, ये ऑल एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होगा। थर्ड पॉइंट, मोटर कार परक्विजिट। मोटर कार परक्विजिट में भी आपको याद होगा ऐसा केस होता था वेयर कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, और एक केस होता था वेयर कार बिलोंग्स टू द एम्प्लॉय। अगर कार ओन्ड या प्रोवाइडेड बाय, सॉरी, कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है? टेकन ऑन लीज बाय द एम्प्लॉयर या ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, तब तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा अगर गाड़ी एम्प्लॉयर ने दी है। बट अगर गाड़ी एम्प्लॉय की खुद की है और एम्प्लॉयर सिर्फ उसके खर्चे बियर करता है, क्योंकि यहां पर गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे ओरिजिनली ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की थी, एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिए वो खर्चे, इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेड बाय एम्प्लॉयर। अकॉर्डिंगली उस केस में मोटर कार परक्विजिट स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं, सारे एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। कौन से केस में? अगर गाड़ी एम्प्लॉय की है, खर्चे एम्प्लॉयर कर रहा है, बट इफ द कार इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, in those cases it is taxable only for specified employee। and I think ये तीनों पॉइंट में से कोई पॉइंट पक्का पक्का आईसीआई या तो मई 26 में या सितंबर 26 में पूछने वाला है, इसीलिए उसने तीनों परक्विजिट में ये लाइनें स्पेशल लिखी हैं। एंड अर्लियर वी यूज्ड टू इग्नोर देम बिकॉज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन ही इतनी बेकार थी 50,000 वाली। अब यहां पर क्वेश्चन क्योंकि 4 लाख की लिमिट दे दी है, वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी मेडिकल परक्विजिट। मेडिकल परक्विजिट अगर आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, प्रोवाइडेड कंडीशन नंबर 1 वो मेडिकल परक्विजिट मेरे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को दिया है। सेकेंडली, मेडिकल परक्विजिट आउटसाइड इंडिया में 3 तरह के खर्चे होते हैं। पहला खर्चा होता है ट्रीटमेंट का खर्चा, दूसरा खर्चा होता है स्टे अब्रॉड का खर्चा, और तीसरा होता है ट्रैवल का खर्चा। हमारे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए या उसके फैमिली मेंबर के लिए, हम उसे पेशेंट बोल देते हैं, पेशेंट कौन होगा? एम्प्लॉय खुद होगा या उसका फैमिली मेंबर होगा। पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट या स्टे अब्रॉड पे जो खर्चा किया है, वहां पर हमारा परक्विजिट एग्जेम्प्ट होता है टू दी एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आरबीआई ने जो भी फैमा में लिमिट रख रखी है वहां तक हमारी एग्जेम्पशन मिल जाती है। बट जो खर्चा हमारा ट्रैवल पे किया एम्प्लॉयर ने, वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, उसके लिए 2 लाख की लिमिट रखी गई थी। अगर एम्प्लॉय की जीटीआई कैसे? बिफोर कंसीडरिंग दिस परक्विजिट, एम्प्लॉय की जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो ये परक्विजिट टैक्सेबल होता है। और अगर हमारे एम्प्लॉय की जीटीआई 2 लाख या उससे कम है, वहां पे परक्विजिट पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। मैंने आपको 1 लाइन में बोला था, अमीर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, गरीब एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। मगर ये लिमिट भी 2 लाख की सालों से रिवाइज नहीं हुई थी। 2 लाख की जीटीआई की लिमिट बहुत कम थी,
इसलिए मेजॉरिटी क्वेश्चन के अंदर हमारी 2 लाख से ज्यादा की जीटीआई आती थी और ये परक्यूसिव टैक्सेबल ही होता था। अब यहां भी इन्होंने क्या किया है, यहां इन्होंने एक चीज करी है, 2 को बढ़ाकर सीधा 8 लाख कर दिया है। तो चेंज यहां पर नहीं आया मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे अब्रॉड, ये तो एग्जैक्टली सेम है। चेंज आया है सिर्फ ट्रेवल वाले खर्चे। कौन से ट्रेवल वाले खर्चे? अगर पेशेंट और उसके एक अटेंडेंट के ट्रेवल पे, मेडिकल पर्पस के ट्रेवल के लिए खर्चा कर रहा है एम्प्लॉयर, फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट हो रही है या एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट हो रही है, और जीटीआई ऑफ द एम्प्लॉय बिफोर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर परक्यूसिट 8 लाख से ज्यादा है तो ये परक्यूसिट टैक्सेबल होगा, और अगर जीटीआई 8 लाख या उससे कम है तो ये परक्यूसिट टैक्सेबल नहीं होगा। यहां पर 2 चीजें ध्यान रखना है कि जो 8 लाख की लिमिट है इससे रिजीम का कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिजीम कोई भी हो, 8 लाख की लिमिट दोनों रिजीम में सेम है। एक चीज और, यहां पर 8 लाख की लिमिट जब चेक करनी है सिर्फ सैलरी इनकम नहीं देखनी है एम्प्लॉय की, जीटीआई देखनी है। तो आमतौर पर अगर आपका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है और उसमें ये पॉइंट आ जाता है तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स बाकी कर लो। जब पूरा क्वेश्चन कर लोगे आपको आइडिया लग जाएगा हमारी जीटीआई 8 लाख से ज्यादा आ रही है या 8 लाख से कम, मतलब इस परक्यूसिट को कंसीडर किए बिना जीटीआई, एंड बेस्ड ऑन दैट इस परक्यूसिट की टैक्सेबिलिटी लास्ट में होएगी क्वेश्चन के एंड में। सिर्फ सैलरी इनकम नहीं देखनी, हमें जीटीआई देखनी है। एग्जाम के लिए याद रखना बड़ा सिंपल है, पहले 2 लाख की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के अंदर 50,000 की लिमिट थी उसको बढ़ाकर 4 लाख तक कर दी। 2 लिमिट्स ही चेंज हुई हैं सैलरी चैप्टर के अंदर। अगली अमेंडमेंट जो आई है ना वो टेक्निकली तो डिडक्शन चैप्टर के अंदर आई है, बट ये डिडक्शन मैं आपको सैलरी के साथ पढ़ाता हूं इसलिए मैंने अपने नोट्स में उसे सैलरी के साथ कवर किया है। डिडक्शन आपका सबसे प्यारा दुलारा सेक्शन एटीसीसीडी। एटीसीसीडी के अंदर टीयर 1 एनपीएस अकाउंट की डिडक्शन मिलती है, टीयर 2 की तो एटीसी में मिलती है, मैं टीयर 2 की बात ही नहीं कर रहा। टीयर 1 एनपीएस जो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग की जाती है उसके अंदर 2 तरह के कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और एक होता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजन रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, तभी नया समझ में आएगा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस जो जाता है पहले तो वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है सैलरी हेड के अंदर पूरा का पूरा, फिर एम्प्लॉय को एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 के अंदर रिडक्शन मिलती है। किसकी रिडक्शन मिलती है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की, जो सैलरी हेड में टैक्सेबल हुआ है ना उस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की रिडक्शन एटीसीसीडी 2 के अंदर एम्प्लॉय को मिलती है। रिडक्शन कितनी मिलती है? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में 14% ऑफ सैलरी। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 जो है वो दोनों रिजीम में मिलता है, बट रेगुलर रिजीम की जगह आप डिफॉल्ट रिजीम में अगर जा रहे हो तो वहां पर एटीसीसीडी 2 की लास्ट ईयर अमेंडमेंट आई थी, वहां पर हर एम्प्लॉय के लिए 14% की अमेंडमेंट हो गई थी, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट ईयर ही आ गया था, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो सेम था, लास्ट ईयर ही हमने पढ़ लिया था। रेगुलर रिजीम में एटीसीसीडी 2 10% ऑफ सैलरी मिलेगा नॉन गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिए 14% ऑफ सैलरी, और डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में दोनों तरह के एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी। दिस इज फॉर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एटीसीसीडी 2 दोनों रिजीम में मिलता है और ये 1.5 लाख के ओवरऑल लिमिट के अंदर कवर नहीं होता। एम्प्लॉय की जो खुद की कंट्रीब्यूशन होती है वो डिडक्शन मिलती है पहले एटीसीसीडी 1 में, फिर मिलती है बची हुई एटीसीसीडी 1B में। एटीसीसीडी 1 में एम्प्लॉय की खुद की डिडक्शन मिलती है मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी। यहां पर 10% याद रखिएगा, दोनों के दोनों रिजीम में 10% ही रहता है। यहां पर गवर्नमेंट सॉरी दोनों रिजीम में नहीं, सॉरी यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो दोनों के लिए 10% ही रहता है। एटीसीसीडी 1 के अंदर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, ये 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट में आती है। एटीसी, एटीसी और सीसीडी 1 के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख मिलती है। एटीसीसीडी 1 के अंदर अगली प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिजीम में मिलता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करने पे सीसीडी 2 तो मिल जाता है बट सीसीडी 1 नहीं मिलता। सीसीडी 1 के अंदर अगर आपकी रिडक्शन नहीं मिल पाई, क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि या तो 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई थी या आपकी 10% की लिमिट से ज्यादा आपने कंट्रीब्यूशन कर रखा है, तो वहां पर बची हुई रिडक्शन आप लेते थे एटीसीसीडी 1B। एटीसीसीडी 1B में भी एम्प्लॉय की खुद की कंट्रीब्यूशन रिडक्शन मिलती थी, मगर यहां पर मैक्सिमम लिमिट होती थी 50,000 रुपए। तो एटीसीसीडी 1B के अंदर 10% ऑफ सैलरी की लिमिट नहीं होती थी, 1.5 लाख की ओवरऑल लिमिट नहीं है, मगर इसकी अपनी खुद की 50,000 की लिमिट होती थी। और एटीसीसीडी 1B भी जो होता था हमारा वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिजीम में मिलता था, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता था। पहले तो मैंने आपको एग्जिस्टिंग सेक्शन रिवाइज करा दिया। अब अमेंडमेंट क्या आई है, बड़े ध्यान से सुनो। एग्जिस्टिंग प्रोविजन को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, मजे की बात है। जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो वैसे के वैसे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया है जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। सरकार अपनी एनपीएस स्कीम को लेकर काफी ही ऑप्टिमिस्टिक है। सरकार को लगता है ये रिटायरमेंट प्लानिंग करने का एक बहुत अच्छा टूल है, और मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था। यहां पे आप अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, और यहां पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का वो काफी कम होता है। तो एक एनपीएस एक ऐसी स्कीम है जो काफी अच्छी है लोगों के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए।
अब सरकार ने बोला तुम खुद जब टिपिकली नौकरी ज्वाइन करते हो उसके बाद जाकर तुम अपना एनपीएस खाता खुलवाते हो, यानी मोस्ट ऑफ द पीपल इवन इफ दे स्टार्ट अर्ली दे विल बी स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 25 to 30 बिकॉज दैट इज व्हेन मोस्ट पीपल बिगिन इन्वेस्टिंग। शायद पैसा पहले भी कमाते हो बट इन्वेस्टिंग करने का काम, रिटायरमेंट प्लानिंग का काम अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट 25 से 30 की उम्र में ही लोग शुरू करते हैं, और लेट तो फिर मैं क्या ही बोलूं उसके ऊपर। बट आपको जितना ज्यादा लंबा समय मिलते हैं ना, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ज्यादा होता है। तो सरकार ने इस सोच के साथ एक नई स्कीम शुरू करी, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। हमने कहा अभी एक बच्चा है, माइनर है वो, तुम माइनर के नाम पर ही एनपीएस का अकाउंट खुलवा दो। सर माइनर तो कमा ही नहीं रहा होगा ना, अरे हम उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम माइनर के नाम पे खुलेगी बट कंट्रीब्यूशन उसका गार्जियन देगा। गार्जियन कौन होगा? जब तक पेरेंट्स जिंदा है तो पेरेंट्स गार्जियन माने जाते हैं, पेरेंट्स की डेथ के बाद कोई और फैमिली मेंबर को लीगल गार्जियन माना जा सकता है। तो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट नाम का एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो कि माइनर के नाम पर खोला जाएगा 18 साल से कम पे, और इसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, इसको जो ऑपरेट करने का काम है वो कौन करेगा? गार्जियन करेगा। जब वो माइनर 18 साल अचीव कर लेगा तो वो एनपीएस वात्सल्य अकाउंट एक नॉर्मल एनपीएस टियर 1 अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर माइनर को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो चाहे तो पैसे विड्रॉ कर सकता है, चाहे तो वो उस अकाउंट को आगे कंटिन्यू कर सकता है टिल रिटायरमेंट। इससे फायदा क्या हुआ? कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा समय आ गया। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे जब बड़ा होगा पहले से ही अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग, अपनी फ्यूचर प्लानिंग को ध्यान में रखे, तो आज से ही उसका एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खुलवा सकते हैं। सुन के लगा होगा सर क्या बात कर रहे हो, इतने दूर की कोई प्लानिंग करता है? करने वाले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट का मैंने वो तो बता दिया, मतलब अब इसकी ट्रीटमेंट कहां कहां आएगी। पहली बात, इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट देखो 18 साल के बाद तो वो उसका खुद का अकाउंट बन जाएगा, फिर तो जो बंदा मेजर बन गया वो खुद डिडक्शन लेगा। बट जब तक वो माइनर है, जब तक उसका अकाउंट वात्सल्य अकाउंट नाम की तरह चल रहा है, तब तक गार्जियन को डिडक्शन मिलेगी। तो यहां पर हमने 80 CCD 1B के अंदर 80 CCD 1B के अंदर अभी तक क्या डिडक्शन मिल रही थी? एम्प्लॉय को खुद की डिडक्शन मिल रही थी, खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन की। अगर CCD 1 नहीं मिलता था तो वो एक्स्ट्रा डिडक्शन CCD 1B में ले लेता था। अब CCD 1B में एक और चीज डाल दी, अगर आप अपने माइनर के वात्सल्य अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे तो जो लीगल गार्जियन है उसको डिडक्शन मिल जाएगा। लीगल गार्जियन कैन बी पेरेंट, और अगर पेरेंट्स की डेथ हो गए तो दूसरा लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन विल गेट डिडक्शन अंडर 80 CCD 1B फॉर कंट्रीब्यूशन टू माइनर का वात्सल्य अकाउंट। बट 80 CCD 1B की जो ओवरऑल 50,000 की लिमिट है वो एक्सीड नहीं करी हमने, वो वही की वही रखी है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ 80 CCD 1B के अंदर क्या देखना है? 80 CCD 1B के अंदर एम्प्लॉइज, या अच्छा आपको याद होगा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए भी आ सकता है, ये याद है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 80 CCD कराया था। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए CCD 1 के अंदर लिमिट 20% ऑफ GTI हो जाती है, क्योंकि वहां CCD 2 नहीं मिलता, इसलिए CCD 1 की लिमिट 20% ऑफ GTI हो जाती है, और बचा हुआ वो भी 80 CCD 1B के अंदर ले सकता है। तो मैं एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का ओन कंट्रीब्यूशन देखूंगा, प्लस इसी के अंदर अब हमने क्या डाल दिया, जो पर्सन है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने अकाउंट में तो कर दिया, कंट्रीब्यूशन टू अपने माइनर के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में, उसका भी हमारा 80 CCD में मिलेगा, और दोनों का एग्रीगेट टोटल अपने खुद का कंट्रीब्यूशन जो CCD 1 में नहीं मिल पाया, और जो एनपीएस वात्सल्य है वो तो मिलता ही 1B में है, दोनों का टोटल 50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने एनपीएस वात्सल्य के लिए कोई अलग से लिमिट नहीं रखी 1B में। 1B के अंदर जो 50,000 की लिमिट होती है उसी के अंदर हमने बोला अपने कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एनपीएस जो माइनर का एनपीएस वात्सल्य अकाउंट है उसको भी जोड़ देना। क्लियर हो गया ये? और क्योंकि ये डिडक्शन 80 CCD 1B में दी है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रिजीम के अंदर मिलेगी, हमारी डिफॉल्ट रिजीम के अंदर क्योंकि 1B मिलता ही नहीं, 80 CCD 1B मिलता ही नहीं है, इसलिए ये डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल है या नहीं है? इसलिए एग्जिस्टिंग प्रोविजन को बिल्कुल नहीं छेड़ा, नई कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया है। बस याद इतना रखना है 1B की लिमिट अलग से नहीं दे रखी, ओवरऑल लिमिट कितनी 50,000 है अपने कंट्रीब्यूशन की भी और एनपीएस वात्सल्य के लिए भी। अब एनपीएस वात्सल्य का पैसा बाहर भी तो निकाला जा सकता है। पहला केस, माइनर की डेथ हो गई, माइनर अभी 18 साल अचीव नहीं कर पाया, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो पैसा वापस लीगल गार्जियन को मिल जाएगा। डेथ के केस में हमने कहा कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा पेरेंट्स या लीगल गार्जियन के हाथ में, इफ द अमाउंट इज विड्रॉन ड्यू टू द डेथ ऑफ द माइनर। अगर माइनर जब तक वो चल रहा है, अभी वात्सल्य अकाउंट ही चल रहा है, वो मेजोरिटी अटेन नहीं करी, तब तक
प्री मैच्योर विड्रॉल भी अलाउड है कुछ केसेस के अंदर। प्री मैच्योर विड्रॉल 25% तक हमारा एग्जेम्प्ट है और 25% के ओवर एंड अबव जो आपने किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट जो रिमेनिंग 75% है जो टैक्सेबल हो रहा है, अगर उसको किसी एन्युटी प्लान परचेज करने के लिए हमने ले लिया है तो वो भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। इसके लिए हमने सेक्शन डाला है 10 क्लॉज 12BA। अगर आपको याद हो, पहले हमारा 10 क्लॉज 12B और 10 क्लॉज 12BB ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हमने नया डाल दिया 10 क्लॉज 12BA। ये दोनों थे अगर हम अपना खुद का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं प्री मैच्योर या फिर मैच्योरिटी पे। 12BA कब आ रहा है, जब हम एनपीएस वात्सल्य का पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। माइनर की डेथ के समय विड्रॉ करेंगे तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर अभी ड्यूरिंग माइनॉरिटी ही, जब तक उसने अभी मेजॉरिटी अटेन नहीं करी है, प्री मैच्योर विड्रॉल किया तो 25% तक का अमाउंट हमने एग्जेम्प्ट कर रखा है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो सकता है। और जो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो रहा है उसको कोई एन्युटी स्कीम बाय करने के लिए, सेम ईयर में हमने एन्युटी स्कीम बाय करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो टू दैट एक्सटेंट अमाउंट हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट एनपीएस वात्सल्य स्कीम। आपके नॉर्मल किसी क्वेश्चन के अंदर जहां पे एटीसीडी पूछा जा रहा है उसके अंदर वात्सल्य वाला पॉइंट भी वो डाल सकते हैं, ठीक है। छोटी अमेंडमेंट है, थैंकफुली पुराने प्रोविजन को इन्होंने नहीं लाया। अगली अमेंडमेंट है हमारी हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको पता है हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी लेट आउट प्रॉपर्टी और एक होती है हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यहां पर जो अमेंडमेंट आई है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड से रिलेटेड है। कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक की प्रॉपर्टी को आप 23 सबसेक्शन 2 के अंदर बेनिफिट ले सकते हो। बेनिफिट क्या होता है, उसका एनएवी निल मान सकते हो। एनएवी निल होगा तो उसका 24A भी क्या हो जाएगा, निल। मगर 24B आपको रेगुलर रिजीम में मिल जाएगा, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं मिलता सेल्फ ऑक्यूपाइड में। रेगुलर रिजीम में 24B मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 30,000 की लिमिट है और अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएं तो हमारी लिमिट 2 लाख हो जाती है। दिस इज द बेनिफिट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी विच इज अलाउड ओनली फॉर 2 हाउस प्रॉपर्टीज, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, लास्ट ईयर तक क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, जिसमें हम खुद रह रहे हैं, हमने खुद ऑक्यूपाई कर रखा है। हम अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, बट अनऑक्यूपाइड का मतलब है प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, हमने उससे कोई बेनिफिट नहीं लिया, कोई रहता ही नहीं है। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा सकता था, बट कंडीशन ये होती थी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो अनऑक्यूपाइड इसलिए है क्योंकि हम जो उसके ओनर हैं किसी और जगह पे रहते हैं बिकॉज ऑफ आवर बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं दिल्ली रहता हूं अपने बिजनेस वगैरह के लिए, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट के लिए, और मेरे होम टाउन हरियाणा के अंदर मेरा घर खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता, उससे कोई बेनिफिट डिराइव नहीं करा, वो अवेलेबल फॉर लेट आउट भी नहीं है, तो वो जो मेरा हरियाणा के अंदर खाली घर पड़ा है उस अनऑक्यूपाइड को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया जाता था, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट मैं उसको अनऑक्यूपाइड क्यों रख के बैठा हूं, क्योंकि मैं किसी और सिटी में रहता हूं बिकॉज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। बट प्रॉब्लम ये होती थी अगर सेम सिटी के अंदर मेरी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पड़ी है, मैं दिल्ली में रहता हूं और मेरी दिल्ली में एक अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पड़ी है, अनऑक्यूपाइड मतलब मैं खुद भी नहीं रहता और मैंने उसे अवेलेबल फॉर लेट आउट भी नहीं रख रखा, ऐसी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। यानी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वाज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बट इट वाज कंडीशनल। द कंडीशन वाज जिस सिटी में आपकी वो अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पड़ी है आप उस सिटी में नहीं रहते, आप अपनी बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट की वजह से किसी और सिटी में रहते हो। और अमेंडमेंट ये आई है कि ये जो फालतू की कंडीशन डाल रखी थी हमने अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर, वो कंडीशन हटा दी है। अब एवरी अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, चाहे वो जिस भी रीजन की वजह से अनऑक्यूपाइड हो, इट इज एज गुड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी अब याद रखना 23(2) में जब मैं बार बार आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलता हूं ना, तो याद रख लो सेल्फ ऑक्यूपाइड इज एज गुड एज अनऑक्यूपाइड। अब अनऑक्यूपाइड को भी सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करेंगे, तो अब कोई भी दो सेल्फ ऑक्यूपाइड स्लैश अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप एनएवी निल के लिए ले सकते हो। अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड स्लैश अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो वहां पर डीम्ड टू बी लेट आउट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। छोटी सी अमेंडमेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हां, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को पहले कंडीशनली हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, अब बिना किसी कंडीशन के करेंगे। आप अपनी बुक में क्वेश्चंस देखोगे ना, एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना गया। आईसीएस स्टडी मेट का क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर मुझे अभी याद नहीं है। उसके अंदर पहले लिख रखा होता था क्वेश्चन के अंदर कि वो प्रॉपर्टी खाली इसलिए पड़ी है क्योंकि हम अपनी जॉब की वजह से शायद फॉरेन वहां पे रहते थे। उस केस के अंदर ना क्वेश्चन में शायद वो पर्सन असेसी इंडिया के बाहर रह रहा है, किसी और जगह रह रहा है अपनी जॉब की वजह से, वो कंडीशन जरूरी थी, तभी उस अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था। अब वो कंडीशन जरूरी नहीं है। अगर सेम सिटी में भी हम रह रहे हैं
और वो खाली घर पड़ा है तो भी उस अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह ट्रीट करके नील एनएवी का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी, सिंपल अमेंडमेंट है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गेन के अंदर बात करें तो हर साल एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है। लास्ट ईयर 363 था, इस बार का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखना है 376। वैसे आमतौर पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपके क्वेश्चन में दे रखा होता है, फिर भी उस प्रीवियस ईयर का कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखना चाहिए। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर इंडेक्स का करें क्या? सर अब तो इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म ही हो गया ना। आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 23 जुलाई 2024 के बाद वाले ट्रांसफर के क्वेश्चन होंगे और वहां तो इंडेक्सेशन होती ही नहीं है, तो सर इस इंडेक्स का आचार डालें। आई एग्री, इस इंडेक्स का यूज आपके एग्जाम में लिमिटेड है, बट मेरे हिसाब से 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर अभी भी इंडेक्स यूज होगा। पहला केस तो आपने गेस कर लिया होगा। पहला केस कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग का। अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ हो, आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है 23 जुलाई 2024 के बाद, जो कि मोस्टली हमारे प्रीवियस ईयर 25-26 के क्वेश्चन होंगे तो 23 जुलाई 2024 के बाद ही बेची होगी, बट वो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 23 जुलाई 2024 से पहले, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होता है हमारा कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे विदाउट इंडेक्सेशन, और विदाउट इंडेक्सेशन लगा के उस पर रेट क्या लगाओगे? 12.5%। दूसरा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालोगे विद इंडेक्सेशन और उस पर रेट कितना लगाओगे? 20%। और फिर दोनों में से जो भी लोअर टैक्स है वो आप पे कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन सिर्फ टैक्स पे करने के लिए होता है। जीटीआई में तो हमेशा विदाउट इंडेक्सेशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड होता है, बट टैक्स पे करते समय ये एक्स्ट्रा मेहनत हम करते हैं। जब यहां पर आप मेहनत करोगे ना विद इंडेक्सेशन निकालने के लिए, वहां पर 376 काम आएगा। तो पहला पर्पस तो लैंड एंड बिल्डिंग वाले क्वेश्चन में 376 काम आएगा। दूसरा, मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले 99% केसेस में आपका जो ट्रांसफर होगा ना वो प्रीवियस ईयर 25-26 में हो रहा होगा, और क्योंकि 25-26 में हो रहा होगा तो 23 जुलाई 2024 के बाद हो रहा होगा, इसलिए 99% केसेस के अंदर आपकी इंडेक्सेशन नहीं लगेगी। 112 का केस बोल रहा हूं मैं, और आपका रेट 12.5% ही होगा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 के अंदर। बट ध्यान देना, देयर आर 3 केसेस जहां पर ट्रांसफर वाले ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता, टैक्सेबल किसी और ईयर में होता है। कौन कौन से 3 केस है याद कराता हूं। कंपल्सरी एक्विजिशन, टेक्निकली ट्रांसफर उस दिन मान लिया जाता है जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन होती है, बट उस प्रीवियस ईयर में ना टैक्सेबल करके हम टैक्सेबल उस ईयर में करते हैं जब कॉम्पनसेशन आती है। दूसरा, इंश्योरेंस, टेक्निकली जब भी एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है उसे टेक्निकली ट्रांसफर मान लिया जाता है, बट हमें टैक्सेबल करना होता है उस प्रीवियस ईयर में जब इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन हमें मिली है। और तीसरा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जब भी कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ है उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, बट टैक्सेबल करेंगे उस ईयर में जब अल्टीमेटली स्टॉक इन ट्रेड बिका है। इन 3 केसेस के अंदर हो सकता है आपका कैपिटल गेन तो प्रीवियस ईयर 25-26 में टैक्सेबल हो रहा हो, बट जो कन्वर्जन का काम था, जो एसेट डिस्ट्रॉय होने का काम था, ये कंपल्सरी एक्विजिशन था, वो 23 जुलाई 2024 से पहले हो। वहां पर क्योंकि ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ है, पुराने प्रोविजन लगेंगे, इंडेक्सेशन होगी और पुराना रेट लगेगा, वहां पर 20% वाला रेट लगेगा। तो ये वाला पॉइंट ना मैंने स्पेशली जो अपनी अपडेटेड बुक बनाई है इस बार की, जिसे मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपडेटेड बुक से क्वेश्चन करना कैपिटल गेन में, वहां पर मैंने स्पेशली ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन बनाए हैं स्पेशली। इनफैक्ट मैंने कंपल्सरी एक्विजिशन में तो इलस्ट्रेशन में बना रखा है ऐसा, और कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड में स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बनाया है जहां पर कैपिटल गेन तो 25-26 में टैक्सेबल हो रहा है, बट जानबूझ के वो जो कन्वर्जन है, वो कंपल्सरी एक्विजिशन है, वो 23 जुलाई 2024 से हमने पहले करी है, और उस वजह से वहां पर पुरानी तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। पुराना तरीका मतलब इंडेक्सेशन के साथ वाला। आर वी कंफर्टेबल? तो 2 जगह अभी भी इंडेक्सेशन करनी पड़ सकती है, मैंने आपको दोनों केस बता दिए। आर वी क्लियर? मैं कैपिटल गेन के जो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे ना, सिर्फ कैपिटल गेन के, मैं सारे क्वेश्चंस तो अब यार डाल नहीं सकता, मुझे खुद को नहीं पता कौन कौन से क्वेश्चन में चेंज किया होगा। कैपिटल गेन चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में सॉफ्ट कॉपी ऐसा करूंगा, मैं वो जो लिंक मैंने आपको दिया है ना उसमें डाल दूंगा। आप अगर चाहो तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन सारे वहां से ही प्रैक्टिस करना। वैसे तो मैं कह रहा हूं पूरी बुक ही नहीं ले लेना यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, बट स्टिल बहुत बच्चे होंगे जो कहेंगे बहुत सारी नोटिंग कर रखी है सर, अब हम नई बुक लेने में कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, आई एग्री। कैपिटल गेन चैप्टर के मैं आपको अपडेटेड क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दे दूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर वाली बुक के अंदर ना मैंने 23 जुलाई से पहले और 23 जुलाई के बाद वाले दोनों तरह के क्वेश्चंस, इनफैक्ट आपको याद होगा लास्ट ईयर की बुक के अंदर 24-25 की बुक में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स बना रखे थे हमने। इस बार मैंने ऑब्वियसली 2 पार्ट्स नहीं बना रखे, तो आपको कैपिटल गेन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो लिंक होगा उसके अंदर।
ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करना मैं खुद याद कर लूं। आपको चार्ट्स देने हैं मुझे अपडेटेड वाले, मुझे ये अमेंडमेंट वीडियो तो अमेंडमेंट नोट्स तो देने हैं, और मुझे क्या बोलना है, हाँ कैप्लिकेन वाले क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, भूल जाऊं तो याद दिला देना, कमेंट सेक्शन में जबरदस्ती बोल बोल के मुझे याद दिला देना, मैं भूलक्कड़ बहुत ज्यादा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया मेन चैप्टर जहां पर भर भर के हमारी अमेंडमेंट्स हैं। पहली सेट ऑफ अमेंडमेंट जो है, मैंने जानबूझ के ना पिछली बार जो टैक्स रेट्स चेंज हुए थे उनको फिर से रिपीट किया। ये सारे टैक्स रेट्स ध्यान देना पिछले साल ही चेंज हो चुके थे, प्रीवियस ईयर 24-25 में। बट प्रॉब्लम क्या थी, लास्ट ईयर इन सेक्शंस में जो टैक्स रेट चेंज हुए थे सारे 5 से 2% हुए थे। आपका 194D इंश्योरेंस वाले में, 194G और H आपकी कमीशन जो थी, IB जो हमारा छोटे इंडिविजुअल HUF के लिए रेंट पेमेंट है, और 194M, इनमें 1 अक्टूबर 2024 के बाद रेट कम हुआ था। तो लास्ट ईयर हमने बड़े ध्यान से दोनों तरह के रेट को एनालाइज किया था। इस बार याद रखना इन सारे सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमारी जो डेट ऑफ डिडक्शन होगी वो प्रीवियस ईयर 25-26 की होगी, तो अब हमें 2% ही याद रखना है, 5% हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता था। पिछली बार के क्वेश्चंस का आंसर अलग हो सकता है, इस बार हमारा 2% के हिसाब से चलेगा। सेकेंडली यहां पर एक और सेक्शन है जिसमें 5 की जगह 2 होना चाहिए था, बट वो उन्होंने लास्ट ईयर नहीं किया था, एंड दैट सेक्शन वाज 194D। अगर आप ध्यान से देखो, कमीशन के जो बाकी दोनों सेक्शन थे, इंश्योरेंस कमीशन वाला 194G और एनी अदर कमीशन वाला 194H, उनमें तो 5 का जगह 2% हो गया था, बट 194D के अंदर 5 की जगह 2% नहीं हुआ था। उसका कारण क्या था, वो असली में लास्ट ईयर ही अमेंडमेंट कर दी थी, बस उस अमेंडमेंट को एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2025 से किया था। तो ये फाइनेंस एक्ट 2025 की अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट लास्ट ईयर ही आ गई थी, बस इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट 25-26 से याद करी थी। तो अब आपको याद क्या रखना है, 194D के अंदर भी, इंश्योरेंस कमीशन वाले के अंदर भी हमारा रेट, अगर हमारा जो पेई है बेसिकली एजेंट है, वो खुद एक कंपनी है, मैंने एग्जांपल लिया था पॉलिसी बाजार एक तरह का पॉलिसी एजेंट है और वो कंपनी है, वहां पर 10% है, और अदर देन कंपनी के केस में 5% का रेट था। इस साल आपका रेट 10 का तो 10 ही रहेगा अगर कंपनी है, बट अगर अदर देन कंपनी है तो 5 की जगह 2% हो जाएगा। अब हमारी कहीं ना कहीं सिमेट्री सही बैठ गई, क्योंकि बाकी दोनों दो कमीशन के सेक्शन थे 194G और 194H, वहां तो 2% पहले ही हो गया था। अब 194D के अंदर भी अदर देन कंपनी पे ही अगर है तो 5 की जगह 2% हो जाएगा। मजे की बात सुनो, इस बार TDS चैप्टर के अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं ना, वो 1 अप्रैल 2025 को आए हैं थैंकफुली। तो ये जो फालतू का टाइम पास होता है ना यार, मिडिल ऑफ द ईयर के अंदर चेंज कर देते हैं और फिर हमें दोनों याद रखने पड़ते हैं, वो थैंकफुली इस बार नहीं है। इस बार पूरे साल के लिए रेट और थ्रेशोल्ड सेम ही याद रखनी है, क्योंकि जो भी TDS के आपको चेंजेस मैं बताने वाला हूं वो 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट कर दिए। गुड वर्क, ठीक है जी। ये तो पहले मैंने एक चेंज बता दिया। अगला, इस बार रेट्स नहीं, इस बार थ्रेशोल्ड का नंबर था। लास्ट ईयर वॉज अबाउट रेट्स, दिस ईयर इज इट अबाउट थ्रेशोल्ड। सारे सेक्शन को पकड़ पकड़ के उनकी हमने थ्रेशोल्ड अपडेट करी है, नॉट सारे, मैंने एक पूरी लिस्ट बना दी है। तो आपको ये सारी थ्रेशोल्ड अपडेट करनी है अपने चार्ट्स के अंदर भी, आपको अपडेटेड चार्ट्स के अंदर अपडेटेड मिलेंगी, नहीं तो आप अपने एग्जिस्टिंग चार्ट्स यूज करना चाहते हो तो ये लिमिट सारी अपडेट करते चले जाना। सबसे पहले 193 इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वहां पर 5000 की लिमिट होती थी और वो कंडीशनल लिमिट होती थी अगर हमने पेयर ने पेमेंट जो करी है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की, वो इंडिविजुअल या HUF को करी है थ्रू अकाउंट पे चेक। एक तो इसको 5000 से हमने बढ़ाकर 10,000 कर दिया है, और दूसरी बात ये कंडीशन हट गई है, अब किसी को भी अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया है 10,000 रुपए तक TDS काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशन भी हट गई, लिमिट भी बढ़ गई। फिर आपका 194A इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। यहां पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था पूरी कहानी को। अगर पेयर बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बैंकिंग बिजनेस में है, तो वहां लिमिट होती थी 40,000, बट सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट होती थी 50,000। और अगर पेयर एनी अदर पर्सन है, एनी अदर पर्सन मतलब अदर देन बैंक, अदर देन पोस्ट ऑफिस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब NBFC भी इन तक की उसमें एनी अदर पर्सन में जाएगा, वहां पर लिमिट होती थी 5,000। अब चेंज क्या आया, एनी अदर पर्सन की लिमिट तो हमने 5 की जगह 10 कर दी, और जो अगर बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हमने सीनियर सिटीजन की 50 की जगह लाख कर दी है, और अदर देन सीनियर सिटीजन की 40 की जगह 50 कर दी है। तो द नया कॉम्बो जो आपको याद रखना पड़ेगा वो 50,000 बाकियों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए। ये तब है अगर पेयर कौन है, बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फिर हमारा डिविडेंड का सेक्शन है 194 में भी 5,000 की लिमिट होती थी, और वहां कंडीशन होती थी हमारा पे इंडिविजुअल होना चाहिए और उसको पेमेंट हुई है थ्रू एनी मीडियम अदर देन कैश। ये कंडीशन अभी भी बरकरार ही रखी है, बस थ्रेशोल्ड 5 की जगह 10,000 कर दी है। तो आप यहां पर ध्यान दो, 193 के अंदर जो एक्स्ट्रा कंडीशन थी ना,
पेमेंट कैसे होनी है, किसको होनी है, वो हटा दी थ्रेशोल्ड बढ़ाते समय। 194 के अंदर कंडीशन वैसे की वैसी रखी है, थ्रेशोल्ड 5 की जगह 10,000 कर दिया। म्यूचुअल फंड्स के पे आउट प्लान के अंदर जो टीडीएस कटता है 194 के, जो डिविडेंड जैसा ही होता है, उसमें 5,000 की कंडीशन लिमिट हुआ करती थी विदाउट एनी कंडीशन, वो 5,000 की जगह हम उसे 10,000 की कर देंगे। तो डिविडेंड के दोनों सेक्शन में 5 की जगह 10 हो गया। इंटरेस्ट में भी देखा जाए तो 5 का 10 हुआ है, और यहां पर एनी अदर पर्सन में 5 का 10 हो गया है। बैंक वगैरह के लिए लिमिट पहले भी अलग थी, अब भी अलग है। फिर तीनों सेक्शन जो हमारे दोनों सेक्शन हमारे जो विनिंग्स वाले होते हैं, 194B और डबल बी कैजुअल इनकम वाले होते हैं, दोनों में 10-10 हजार रुपए की लिमिट थी, बट लास्ट ईयर तक ये लिमिट एग्रीगेट थी। इनफैक्ट लॉ ने 2 साल पहले अमेंडमेंट करके क्लैरिफाई किया था कि जो 10,000 की विनिंग्स की लिमिट है वो एग्रीगेट मानी जाएगी। मतलब अगर मैंने मल्टीपल टाइम्स बैटिंग गैम्बलिंग करी है, एक बार 5,000 जीता, एक बार 3,000 जीता, एक बार 4,000 जीता, हर बार 10 से कम जीता, बट एग्रीगेट 10,000 से ज्यादा जीता हूं अगर मैं, तो 30% का टीडीएस लगता था। 10,000 was limit was aggregate during the financial year। इस बार लिमिट तो सेम टू सेम रखी गई है, बट एग्रीगेट की जगह अब हमने क्लैरिफाई कर दिया ये 10,000 की लिमिट सेपरेटली देखी जाएगी। हर बार जब विनिंग्स हुई है, हर बार विनिंग 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस आएगा। विनिंग अगर एग्रीगेट 10 से ज्यादा है, बट हर बार विनिंग 10 से कम हुई है, तो टीडीएस नहीं आएगा। तो देयर इज नो चेंज इन लिमिट, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज दैट एग्रीगेट की जगह सेपरेट आ गया है। 194BA जो होता है नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, उसमें तो पहले भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं थी, अब भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। हम यहां पर 194B और डबल बी की बात कर रहे हैं। इसके बाद जो कमीशन के तीनों सेक्शन है, 194D इंश्योरेंस वाला, जिसका रेट भी चेंज हुआ है इस बार, 194G और 194H, इन तीनों के अंदर 15,000 रुपए की थ्रेशोल्ड हुआ करती थी। ऑब्वियसली एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर ही होती थी, वो अब हमारी 15,000 की जगह बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है हर सेक्शन के अंदर। 15,000 रिवाइज टू 20,000। नॉट मेजर जंप, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ना एग्जाम में। 194I जो कि टीडीएस और रेंटल है, ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल दी अमेंडमेंट्स ना, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ ऑल दी थ्रेशोल्ड जो चेंज हुए हैं। 194I होता था अगर हमारा जो पेयर ऑफ द रेंट है वो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई पर्सन है, और अगर पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो पीजीबीपी वाला है, वो 1 करोड़ से ज्यादा वाली टर्नओवर होनी चाहिए, और बिजनेस वाला है अगर तो वो 50 लाख से ज्यादा वाला होना चाहिए, तब 194I में आता था। और 194I के अंदर लिमिट होती थी 2,40,000। ऑब्वियसली 2,40,000 पूरे साल की होती थी। अब हमने इसको चेंज करके कर दिया है 50,000। सर गिरा दी? नहीं, गिराई नहीं, ध्यान दो, 50,000 पर एनम नहीं है, पर मंथ है। तो इसको 6 लाख पर एनम मत पढ़ना, बहुत सारे लोग इसे 6 लाख की तरह पढ़ रहे हैं, यहां पर मंथ है। सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है, पहले ऐसा होता था, अगर मान लो जनवरी के महीने में मैंने रेंट तुम्हें पे करनी शुरू करी, मैं पहले तुम्हें 60,000 रुपए पे करता था ना, 3 महीने के लिए मिलाकर कितना होता था? 1,80,000। तो थ्रेशोल्ड से कम होता था, टीडीएस नहीं काटना होता था। अब अगर 3 महीने के लिए भी रेंट पे करना है और 60,000 के हिसाब से करना है, क्या 60,000 पे टीडीएस आएगा या नहीं आएगा? यस, क्योंकि अब हम यहां पर थ्रेशोल्ड ईयरली नहीं देख रहे, मंथली देख रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर 50,000 से ज्यादा की रेंट है ना, तो सिर्फ ऊपर वाले पे नहीं, पूरे अमाउंट पे, पूरी रेंट के ऊपर टीडीएस आएगा आपका। टीडीएस का रेट वही सेम है। बिल्डिंग के लिए आपका 10%, फर्नीचर के लिए 10% है, प्लांट मशीनरी के लिए 2% है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 194I की जगह IB भी होता है एक। 194IB तब लगता है जब पेयर इंडिविजुअल एचयूएफ है और वो या तो नॉन पीजीबीपी वाला है, बिजनेस इनकम ही नहीं है, या पीजीबीपी वाला है और उसकी टर्नओवर लास्ट ईयर 1 करोड़ या 50 लाख से कम थी। नॉन पीजीबीपी वाला का जो सेक्शन होता था 194IB, उसमें पहले भी लिमिट 50,000 होती थी, 50,000 पर मंथ। यहां पर अब दोनों में ना सेम कर दी गई है। 194I के अंदर भी 50,000 पर मंथ हो गई है, 194IB के अंदर भी 50,000 पर मंथ हो गई है, बट वो लगेंगे अभी भी अलग अलग, क्योंकि दोनों में पेयर अलग अलग है। ये मत कहना सर क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी लगा दो, अभी भी दोनों अलग अलग ही लगेंगे। अगर पेयर छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ है, मतलब नॉन पीजीबीपी वाला, और या फिर पीजीबीपी 1 करोड़ या 50 लाख से कम वाला, अभी भी 194IB लगेगा। और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा कोई पेयर है या इंडिविजुअल एचयूएफ में बड़ा इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो उस केस के अंदर 194I लगेगा। वो अलग बात है, थ्रेशोल्ड दोनों के अंदर अब क्या होगी, है सेम। अच्छा, IB और I के अंदर एक डिफरेंस और भी है। IB के अंदर ना आपको हर महीने टीडीएस नहीं काटना होता। इफ यू रिमेंबर, 194IB के अंदर टीडीएस काटना होता है इन द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, एज द केस में बी। 194I के अंदर टीडीएस अभी भी कैसे काटना है? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर ध्यान दो, नाउ लिमिट इन 194I and 194IB is same
50,000 पर मंथ, बट अभी भी दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो पेयर का, बट इन 194IB TDS is deductible only once in financial year, but in 194I TDS is same at time of credit या पेमेंट whichever is earlier। तो वो दोनों बदलाव चेंज नहीं आए अभी भी, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ लिमिट अब एक दोनों में एक जैसी रख दिया ताकि याद रखने के लिए आसानी हो जाए आपके लिए। फिर 194J के अंदर हमारी 5 तरह की सर्विसेज होती हैं, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, रॉयल्टी, नॉन कम्पीट फीस और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए तो कोई थ्रेशोल्ड होती नहीं थी, बाकी चारों के लिए 30-30 हजार की अलग अलग थ्रेशोल्ड होती थी। अब वो 30,000 को रिवाइज करके 50,000 कर दी गई है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए ना कोई थ्रेशोल्ड थी, ना अभी भी कोई थ्रेशोल्ड है। लिख लो आप, फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स threshold is still nil, so the amendment has been brought only for the 4 other payments जहां पे 30,000 लगती थी। एंड लास्ट में 194LA में अगर हमारी लैंड एंड बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड की कंपल्सरी एक्विजिशन होती थी तो 2.5 लाख की थ्रेशोल्ड होती थी 10% के टीडीएस के लिए। रेट अभी भी 10% टीडीएस का है, बट वो थ्रेशोल्ड जो है वो 2.5 लाख की जगह डबल कर दिया हमने, कितनी, 5 लाख। ठीक है जी, ध्यान देना, IA के अंदर कोई चेंज नहीं आया। IA क्या होता था, अगर कंपल्सरी एक्विजिशन की जगह सेल आपने अपनी सेल करी है लैंड एंड बिल्डिंग को अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, वहां पर 50 लाख की थ्रेशोल्ड होती थी और टीडीएस का रेट 1% होता था। वहां पर 194IA में कोई चेंज नहीं आया, वहां पर 50 का लिमिट थी, 50 लाख की, अभी भी 50 की है। चेंज LA के अंदर आया, 2.5 लाख हैज बीन इंक्रीज टू 5 लाख। सो ये सारी जगहों पे थ्रेशोल्ड चेंज हुई है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा चेंज जो पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए वो 194I के लिए, क्योंकि पहले भी हमारे एग्जाम में 194I और IB के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते थे। अब थ्रेशोल्ड सेम हो गई है तो अब तो और भी ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है, बट जो दोनों का अभी भी डिफरेंस है वो मैंने नोट डाउन करा दिया, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन थ्रेशोल्ड की बदलने की वजह से टीडीएस के भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बदल गए हैं, तो मैं अपार्ट फ्रॉम कैपिटल गेन टीडीएस के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके लिंक में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, मैं भूल ना जाऊं क्या क्या अपडेट करना है, वैसे तो मैं याद रखूंगा, अभी साथ साथ वीडियो के बाद ही अपडेट कर दूंगा उस लिंक के अंदर। फिर भी अगर बाई चांस कोई रह जाए तो मुझे याद दिला देना यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेंडमेंट नंबर 12, इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारा बिल्कुल लेटेस्ट नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है और बहुत ही बढ़िया सेक्शन इंसर्ट हुआ है। एक पार्टनरशिप फर्म या LLP अपने पार्टनर को सैलरी या इंटरेस्ट देती है। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, उस पर तो टीडीएस का सवाल ही नहीं उठता, बट जो इंटरेस्ट और सैलरी है ना वो पार्टनर के हाथ में PGBP में टैक्सेबल होती है, बट इसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं था। क्यों नहीं था, जरा ध्यान से समझो। सैलरी पे आमतौर पे 192 का सेक्शन होता है, बट 192 तब लगता है जब रेसिपेंट के हाथ में सैलरी हेड में वो इनकम टैक्सेबल हो। पार्टनर के केस में जो सैलरी मिलती है फर्म से वो आपको पता होगा PGBP में टैक्सेबल होती है, इसलिए इस पे 192 का टीडीएस नहीं आता था। सैलरी बाय फर्म टू द पार्टनर पे 192 नहीं आता था क्योंकि वो टेक्निकली सैलरी इनकम नहीं है। इंटरेस्ट जो फर्म पार्टनर को दे रही है, आइडियली वो इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज में आ सकता था, बट 194A में एक्सेप्शन में क्लियर कट लिखा था, अगर फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है या AOPBY अपने मेंबर को इंटरेस्ट देती है तो उसे हमने 194A से बाहर कर रखा था। तो इन शॉर्ट पहले फर्म अपने पार्टनर को कोई सैलरी या इंटरेस्ट देती थी, उस पर कोई टीडीएस नहीं होता था। अब हमने यहां पर नया सेक्शन बनाया है 194T, पेयर होगा कोई भी फर्म का मतलब आपको पता है, यहां पर पार्टनरशिप फर्म भी आएगी और साथ साथ LLP भी आएगी। रेसिपेंट होगा कोई भी पार्टनर, और हमने पार्टनर को क्या दिया है, या तो सैलरी, जब भी हम सैलरी बोलते हैं तो रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस सब आता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके हाथ में PGBP में टैक्सेबल हो रहे होंगे। हमें टीडीएस काटना है 10% के हिसाब से, और यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट है 20,000 रुपए। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा हुआ तो पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस आएगा, एक्सीडिंग 20,000 नहीं लिखा। एक्सीडिंग वाली बात वैसे भी आपको पता है 194N में लिखी है, 2061G के अंदर लिखी हुई है और 194Q के अंदर लिखी हुई है। बाकी किसी भी सेक्शन के अंदर एक्सीडिंग वाली बात नहीं लिखी हुई। एक और सेक्शन में होती थी, वो सेक्शन डिलीट हो गया, 2061H अभी बताता हूं। बाकी हर सेक्शन के अंदर अगर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गए हो, थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद
आपको पूरे अमाउंट के ऊपर टीडीएस काटना है। 20,000 की थ्रेशोल्ड है, टीडीएस कब काटना है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ द अकाउंट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सिंपल सेक्शन है बहुत बिल्कुल, बट आपको पता होना चाहिए पहले इस पे टीडीएस नहीं आता था, अब इसके ऊपर टीडीएस है। मेरे हिसाब से यहां पर एक बढ़िया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हम उसकी टैक्सेबिलिटी भी पूछ सकते हैं और उस पर टीडीएस इंप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आई है दैट इज टीसीएस। इस बार टीसीएस में अमेंडमेंट बहुत ज्यादा आई है। टीसीएस के सारे सेक्शन में ऑलमोस्ट अमेंडमेंट आई है। सबसे पहले आता है 2061C। 2061 के अंदर हमारा जो सेलर है या तो वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ होना चाहिए, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो पीजीबीपी वाला होना चाहिए, और लास्ट ईयर उसकी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज्यादा, और प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट सेलर छोटा इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं होना चाहिए। अगर सेलर स्पेसिफाइड गुड्स, कुछ लिमिटेड गुड्स हमने दे रखे थे, वो बेचेगा तो बायर से ओवर एंड अबव द कंसिडरेशन कुछ टीसीएस कलेक्ट करेगा। गुड्स कौन कौन से थे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है हमारा, स्क्रैप और हमारे जो मिनरल्स हैं कोल वगैरह वाले, इन पे 1% का रेट था हमारा। तेंदू लीफ के ऊपर रेट हमारे 5% थे, और इसके अलावा टिम्बर हो गया फॉरेस्ट लिस्ट में या अदर देन फॉरेस्ट लिस्ट, और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इन दोनों पे हमारा टीडीएस का रेट 2.5% का हुआ करता था। चेंज सिर्फ टिम्बर वाले में आया है, 2.5% के रेट को रिड्यूस करके कितना कर गया है? 2%। यानी अल्कोहलिक लिकर और स्क्रैप ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, इनका रेट तो अभी भी सेम टू सेम ही रहेगा। तेंदू लीफ मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा था, उसका भी रेट सेम टू सेम रहेगा। जो चेंज आया है जो टिम्बर वाला, जिसके क्वेश्चन आमतौर पर नहीं पूछे जाते थे, अब वो टिम्बर वाले में रेट चेंज हो गया, तो मेरे हिसाब से वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद 2061C जो होता है पार्किंग लॉट वाला, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे का वैसा है। नेक्स्ट है 2061F। अब ये जो 2061F है, इसमें लास्ट ईयर अमेंडमेंट आ गई थी। अमेंडमेंट क्या है? ये आमतौर पे तब लगता है अगर सेलर जो है वो अगर कोई मोटर व्हीकल बेच रहा है 10 लाख रुपए से ज्यादा, यहां पर 10,000 लाख की लिमिट एग्रीगेट इन द फाइनेंशियल ईयर नहीं देखी जाती, हर ट्रांजैक्शन के लिए देखी जाती है। तो अगर गाड़ी 10 लाख से ज्यादा की बेची है तो पूरे के पूरे अमाउंट पे 1% का टीसीएस कलेक्ट होगा। लास्ट ईयर इसमें क्या अमेंडमेंट आई थी? अपार्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल एनी अदर नोटिफाइड गुड्स भी लिख दिया गया था। तो अगर अपार्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल मैं कोई नोटिफाइड गुड्स का सेलर हूं, और वो गुड्स हर पर ट्रांसैक्शन देखा जाएगा, यहां पर भी गुड्स मैंने 10 लाख से ज्यादा के बेचे हैं, तो वहां पर नोटिफाइड गुड्स के ऊपर भी 1% का टीसीएस आएगा। अब ये लास्ट ईयर अमेंडमेंट तो इफेक्टिव हो गई थी 1 जनवरी 25 से, बट इसमें गुड्स नोटिफाई नहीं करे थे। और मैंने सिर्फ लास्ट ईयर की अमेंडमेंट वीडियो में, या आपने अपने हमसे रेगुलर बैच लिया था तो क्लास में आपको बताया था, इसमें लग्जरी गुड्स को नोटिफाई किया जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम मोटर व्हीकल अगर कोई बंदा लग्जरी गुड्स खरीद रहा है 10 लाख से ज्यादा वाले, लग्जरी होगी ना वो 10 लाख से ज्यादा एक ट्रांजेक्शन में, तो नोटिफाइड गुड्स ऐसे लग्जरी आइटम्स को चुन चुन के नोटिफाई किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन प्रीवियस ईयर 25-26 में आई है। तो ये एज सच अमेंडमेंट नहीं है इस ईयर की, बट लास्ट ईयर तक गुड्स नोटिफाई नहीं हुए थे, अब गुड्स नोटिफाई हुए हैं। और आप देखो एज वी एक्सपेक्टेड यहां पर लग्जरी आइटम से लिखी गई हैं। कोई रिस्ट वॉच, सर रिस्ट वॉच काहे की लग रही है? अरे भाई 10 लाख के लिमिट के साथ पढ़ो इसको। 10 लाख से महंगी घड़ी लग्जरी है ना, इसलिए वहां पर टीसीएस आएगा। कोई भी आर्ट पीस एंटीक्स हो गए, कलेक्टिबल्स जैसे कि कॉइन और स्टैंप हो गए। आपको पता है शौक बड़ी चीज है, जिन लोगों को शौक है वो एक एक पुराने कॉइन के लिए 20-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं। तो आपने कोई कॉइन या स्टैंप खरीदी है 10 लाख से ज्यादा, कोई यॉट खरीदी है, सन ग्लासेस 10 लाख से ज्यादा वाले, हैंडबैग या पर्स लग्जरी ब्रांड्स हैं जिनके 10 लाख से ज्यादा आते हैं, शूज 10 लाख से ज्यादा वाले, कोई स्पोर्ट्स वेयर या इक्विपमेंट जैसे कि गोल्फ किट वगैरह, ये तो बहुत महंगी आती हैं भाई 10 लाख से ज्यादा, होम थिएटर सिस्टम या कोई हॉर्स रेसिंग के लिए हॉर्स खरीदा है आपने, ये सारी जो लग्जरी शो ऑफ वाली आइटम होती हैं इनको भी 2061F में नोटिफाई कर दिया है। तो आपको ये एक बार याद करनी पड़ेगी कि अब 2061F के अंदर मोटर व्हीकल की जगह इनको भी डाला जा सकता है। बट यहां पे याद रखना दे विल बी covered for TCS only if their value is greater than 10 लाख। और यहां पर एग्रीगेट नहीं, सिंगल ट्रांजैक्शन देखना है, क्योंकि मोटर व्हीकल को भी सिंगल ट्रांजैक्शन में देखना होता है, इसलिए इसको भी सिंगल ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट अमेंडमेंट आई है 2061G। 2061G कहने के लिए एक सेक्शन है, इसके अंदर 2 TCS होते हैं। एक होता है ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज टूर पैकेज में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती, बट वहां पर रेट अलग अलग होता है।
लास्ट ईयर तक का जो सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज है मेक माई ट्रिप टाइप का, वो आपको 7 लाख रुपए तक का ओवरसीज टूर पैकेज देता है पूरे साल के अंदर। एग्रीगेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर देखनी होती है। 7 लाख तक का अगर आपको टूर पैकेज देता है तो वहां पर 5% का टीसीएस लगेगा, और 7 लाख के बाद जो सेल होएगी उस पर 20% लगेगा। तो लिमिट वॉज 7 लाख रुपीज, नॉट द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 5% या 20%। इसको रिवाइज करके 10 लाख कर दिया गया है। अभी भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, बट 10 लाख से कम का ओवरसीज टूर पैकेज है पूरे साल के अंदर तो 5% का टीसीएस है। 10 लाख से ज्यादा जैसी लिमिट क्रॉस हो जाएगी पूरे साल के अंदर 20% का टीसीएस लगने लग जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, 7 लाख की जगह 10 लाख। अगला, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर हमारे 3 केसेस थे। यहां पर भी 7 लाख की लिमिट थी, बट यहां पर 3 अलग अलग रेट थे। अगर हमने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर ऑथराइज्ड मनी चेंजर के थ्रू पैसे भिजवाए हैं इंडिया के बाहर, और वो पैसा हमने लोन के रूप में लिया था जिसे हमने इंडिया के बाहर एजुकेशन पर्पस के लिए भेजा है, तो टीसीएस का रेट था 0.5%, और ये 7 लाख के ओवर एंड अबव वाले अमाउंट के ऊपर लगता था। 7 लाख तक, ये 7 लाख यहां पर थ्रेशोल्ड होती थी। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता था, यहां पर 7 लाख थ्रेशोल्ड नहीं, रेट चेंज के लिए होती थी, जबकि जो एलआरएस में होती थी 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं आता था। 7 लाख के बाद 0.5% का टीसीएस आता था अगर लोन के रूप में आपने पैसा लेकर एजुकेशन पर्पस के लिए भेजा है। अगर लोन नहीं, अपने पैसे के थ्रू भेजा है और एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए भेजा है तो टीसीएस का रेट 5% होता था, अगेन 7 लाख के ओवर एंड अबव। और अगर आपने एनी अदर पर्पस, मेडिकल और एजुकेशन के अलावा एनी अदर पर्पस के लिए भेजा है तो वहां पर टीसीएस का रेट होता था 20%, अगेन 7 लाख के बियॉन्ड। और यहां पर 7-7 लाख रुपए तीनों पर्पस के लिए अलग अलग नहीं होती थी, एग्रीगेट हुआ करती थी। यानी अगर एक पर्पस के लिए भेज दी तो अगले पर्पस के लिए फिर से 7 लाख नहीं गिनेंगे, उन्हें आपस में ऐड करके देखेंगे। तो 0.5%, 5% और 20% 3 रेट होते थे। अब चेंज क्या आया? पहली बात तो लोन लेकर अगर आप इंडिया के बाहर पैसे भिजवा रहे हो तो जो 0.5% का रेट था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैसे तो 0.5% भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी। मैंने लोन लेकर इंडिया के बाहर पैसे भिजवाया, यार लोन का पैसा बाहर भिजवा रहा हूं और तुम मेरा टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, मेरा पैसा और ब्लॉक किए चले जा रहे हो, कोई सेंस नहीं थी पहले। फिर भी ना उस पर 0.5% लगा रखा था, अब सरकार ने खत्म कर दिया। एलआरएस स्कीम में लोन लेकर एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे भिजवाओगे, नो टीसीएस। अगर अपना पैसा बिना लोन लिए अपना पैसा एजुकेशन या मेडिकल पर्पस के लिए भिजवाओगे, 5% टीसीएस ही है, बस लिमिट 7 लाख की जगह कितनी होगी, 10 लाख। और एनी अदर पर्पस में अभी भी 20% का रेट है, लिमिट 7 की जगह कितनी होगी, 10। तो इन दोनों वाले केसेस में तो 7 की जगह 10 लाख की लिमिट हो गई है। बट चेंज आया है जब लोन का पैसा एजुकेशन पर्पस के लिए भेजोगे, वहां ऑल टुगेदर टीसीएस हटा दिया है। नीडलेस टू से यहां पर जो 10 लाख की लिमिट होएगी वो अभी भी इन दोनों का एग्रीगेट ही देखा जाएगा। यानी अगर मैंने मेडिकल पर्पस के लिए भिजवाया है, एनी अदर पर्पस के लिए भिजवाया है, तो वहां पर 7-7 लाख अलग, सॉरी 10-10 लाख अलग से नहीं देखा जाएगा, कंबाइंड करके देखा जाएगा। इस वजह से भी काफी सारे एमसीक्यूज में चेंज आए हैं। मैं थोड़े दिन पहले एमसीक्यू का बुक अमेंड कर रहा था, थक गया चेंज कर करके। जहां जहां 7 लाख के क्वेश्चन थे वो 10 लाख के हिसाब से हमें करने पड़ेंगे। ये बहुत ही खुशखबरी है जो इस बार आई है। हमारे 2 सेक्शन हुआ करते थे जो बड़ा परेशान करते थे। एक तरफ होता था 194Q और एक तरफ होता था 2061H। 2061H तब लगता था अगर एक सेलर है जिसकी लास्ट ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, उस सेलर ने अगर सेल ऑफ गुड्स करे हैं और जो सेल ऑफ गुड्स करे हैं वो 50 लाख से ज्यादा करे हैं, बायर कोई भी हो, 2061H कहता था ये 10 करोड़ से ज्यादा वाला जो है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, इसको 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पे 0.1% का टीसीएस कलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन में भी 0.1% का टीसीएस ओवर एंड अबव 50 लाख पर होता था, और टीसीएस कलेक्ट करना होता था एट द टाइम ऑफ रिसीट। तो यहां पर कंसीडरेशन कितनी आई है ये देखा जाता था, गुड्स कितने के बेचे हैं ये नहीं देखा जाता था। एट द सेम टाइम वी हैड अ सेक्शन 194Q, वो कहता था सेलर कोई भी है, अगर उसने कोई भी गुड्स बेचे हैं 50 लाख से ज्यादा और बायर 10 करोड़ से ज्यादा वाला है, तो बायर जब उस पर्सन को पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो 0.1% का टीडीएस काटेगा 194Q में, और टीडीएस पूरे अमाउंट पे नहीं, 50 लाख से ऊपर वाले पे काटेगा। बट 194Q के अंदर बायर टीडीएस काट रहा है, बायर 10 करोड़ से ज्यादा वाला है, तो उस केस में, और यहां पर टीडीएस काटते थे नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। और अगर सेलर और बायर दोनों ही बड़े लोग होते थे, ऐसी इलस्ट्रेशन भी थी हमारी बुक में, अगर सेलर कह रहा है मैं 10 करोड़ से ज्यादा हूं, मैं 2061H कलेक्ट करूंगा,
टीसीएस कलेक्ट करूंगा। बायर कह रहा है छोड़ना, मैं 10 करोड़ से ज्यादा वाला हूं, मैं तेरा टीडीएस काटूंगा। तो जब दोनों क्लैश करते थे तो 194 क्यों जीत जाता था, 2061H कहता था अगर कोई और टीडीएस का सेक्शन लग रहा है तो मैं एप्लीकेबल नहीं होऊंगा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती थी और फालतू फोकट में कंफ्यूजन होती थी, क्योंकि सेम चीज के ऊपर टीसीएस का रेट भी है। अगर सेलर बड़ा आदमी है और बायर बड़ा आदमी है तो 194 क्यों है। फाइनली इन्होंने 2061H डिलीट कर दिया है। 194 क्यों अभी भी है, मगर सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर सेलर 10 करोड़ से ज्यादा वाला पर्सन भी है, उसने 50 लाख से ज्यादा की सेल भी करी है, तो भी उसे टीसीएस कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टीसीएस का ये सेक्शन डिलीट ही हो गया। बट प्लीज टेक केयर, 194 क्यू में कोई चेंज नहीं आया। अगर 50 लाख से ज्यादा की सेल हुई है अभी भी और बायर 10 करोड़ से ज्यादा वाला है तो बायर को 194 क्यू में टीडीएस काटना है 0.1% का एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और पूरे अमाउंट पे नहीं, 50 लाख से ज्यादा वाले अमाउंट पे 194 क्यू आपको पढ़ना है, 2061H नहीं पढ़ना। इट हैज बीन डिलीटेड बाय फाइनेंस प्रीवियस ईयर 25-26। क्लियर है। और अब ना मैंने पिछली बार भी क्या किया था, मैंने जब मल्टीपल सेक्शन लग रहे थे उसको लेकर चार्ट बुक में बहुत सारे केसेस बना रखे हैं। एक तो मैंने वो केसेस बदले हैं, इनफैक्ट मैंने ना एक टेबल इंट्रोड्यूस कर दी। अब 2061H का तो क्लैश खत्म हो गया, बट अभी भी कौन कौन से सेक्शन आपस में टकरा सकते हैं मैंने टेबल बना दिया, एक बार जल्दी से रीड कर लेना। अगर आपने ये वाले स्पेसिफाइड गुड्स सेल करे हैं, यहां पर हमें ये देखना है सेलर को टीसीएस लेना है या बायर को टीडीएस काटना है। ठीक है जी, ये सारे गुड्स हमारे अभी मैंने पढ़ा 2061 के अंदर कवर्ड है। तो इन गुड्स की सेल हुई है और 2061 के अंदर कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं होती है, रेट चेंज हुआ है, थ्रेशोल्ड तो होती ही नहीं है। तो यहां पर 2061 का टीसीएस आएगा। बायर अगर बड़ा आदमी भी है, 10 करोड़ से ज्यादा वाला भी है, तो बायर को यहां पर 194 क्यू में टीडीएस नहीं काटना, क्योंकि 194 क्यू कहता है अगर किसी और सेक्शन के अंदर टीसीएस लग रहा है तो 194 क्यू नहीं लगेगा। 194 क्यू तो काफी डरपोक टाइप का सेक्शन है, मैंने इस तरह से याद कराया था, कोई और लग रहा है तो वो नहीं लगता। बट यही गुड्स अगर जो हमारा बायर है वो उसे मैन्युफैक्चर के लिए यूज कर रहा है तो 2061 वहां पर इनएप्लीकेबल हो जाता है। 2061A नाम का सेक्शन है जो कहता है इन गुड्स को अगर बायर ने मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया है तो 2061 का टीसीएस नहीं लगेगा, और 2061 का टीसीएस नहीं लगेगा। अब अगर बायर हमारा 10 करोड़ से ज्यादा वाला है और हमने जो परचेज करी है वो 50 लाख से ज्यादा की करी है, तो उस केस के अंदर 194 क्यू लग सकता है। तो इन गुड्स में ध्यान दीजिएगा, 2061 भी लग सकता है, और अगर मैन्युफैक्चर के लिए यूज हो रहे हैं, जैसे 2061 इन एप्लीकेबल होगा देन आप 194 क्यू के बारे में सोच सकते हो। अगले वो गुड्स हैं, मैंने जानबूझ के नोटिफाइड गुड्स जो भी नोटिफाई हुए हैं, रिस्ट वॉच, सनग्लासेस, गोल्फ किट, ये सारे, और जो मोटर व्हीकल हैं, अगर 10 लाख से ज्यादा है और एक मिनट के लिए मान लेता हूं 50 लाख से भी ज्यादा है, इन सारे गुड्स के ऊपर 2061F के अंदर 1% का टीसीएस है। सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा। बायर अगर बड़ा आदमी भी है, 10 करोड़ से ज्यादा वाला भी है, उसे 194 क्यू करने की जरूरत नहीं है। बट इन्हीं गुड्स के अंदर एक केस होता है कि अगर एंड कस्टमर को बेचोगे तो 2061F का टीसीएस आएगा, बट अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचेगा तो 2061F का टीसीएस नहीं आएगा। ये पहले से ही प्रोविजन था। जैसे ही 2061F इनएप्लीकेबल हो गया क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने शोरूम को बेचा है, वहां पर अब अगर हमारा बायर जो डीलर है, जो शोरूम है जिसने खरीदा है, वो 10 करोड़ से ज्यादा वाला है और हमने गाड़ियां जो खरीदी हैं एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा की खरीदी हैं, वहां पर 194 क्यू का टीडीएस आ सकता है। तीसरा केस मैंने किया जहां पर गाड़ी सेल हो रही है, एंड कस्टमर को ही हो रही है, गाड़ी इंडिविजुअली 10 लाख से कम है बट एग्रीगेट 50 लाख से ज्यादा है। अब इंडिविजुअली 10 लाख से कम है तो 2061F नहीं लगेगा, क्योंकि 2061F के अंदर नोटिफाइड गुड्स हो या मोटर व्हीकल हो, वो इंडिविजुअल सिंगल ट्रांजैक्शन में लिमिट देखता है, तो वो इनएप्लीकेबल हो गया। 8-8 लाख की 10 गाड़ियां बेची हमने 80 लाख की, क्योंकि हर गाड़ी 8 लाख की है, 2061F नहीं आएगा। बट अब अगर बायर 10 करोड़ से ज्यादा वाला है और गाड़ियां 80 लाख की टोटल खरीदी हैं, वो उस पर 194 क्यू का टीडीएस लगा सकता है। फिर अगला केस, सेल ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स हुए हैं, टीसीएस वाले गुड्स नहीं, बट वहां पर 194C लग रहा है। 194C तब लगता है जब मैं तुम्हें गुड्स बेच रहा हूं, तुम्हारी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने गुड्स बनाए हैं और तुम्हारे से ही मैंने मटेरियल खरीदे हैं, तुम्हारे से खरीदे हैं, तुम्हारे रिलेटेड पर्सन से मटेरियल खरीदे हैं। उस केस में जो सेल ऑफ गुड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में आ जाते हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में आते हैं वो 194C में कवर हो जाएंगे। 194C का टीडीएस लगेगा, 194Q नहीं लगेगा। और अगर लास्ट में कोई भी ऐसे गुड्स हैं जो किसी टीसीएस में भी नहीं आ रहे, जो आपके 194C में भी नहीं आ रहे, वहां जाकर आप चुपचाप 194Q लगाओगे
जो 206C1H का चक्कर होता था वो अब खत्म हो गया है। तो कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है मैंने इस टेबल के अंदर लिख दिया है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, ना आईसीआई ने आज तक पूछा है ना पूछेगा। जहां जहां लिंकिंग हो सकती है सेक्शंस की मैंने टेबल बना दी है, टेबल को रेफर कर लीजिएगा। बात करूं अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट तो 1 लाइन की है, 206C1H टाटा बाय बाय चला गया है। बट अब बाकी बचे हुए सेक्शंस कैसे मिक्स किए जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा 2 सेक्शन और हुए हैं जो डिलीट हुए हैं। हमारा 206AB और 206CA नाम के 2 सेक्शन थे। 206AB कहता था अगर मैं डिडक्टर हूं और मेरा डिडक्टी एक डिफॉल्टर पर्सन है, डिफॉल्टर मतलब उसने पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं करी और उसका टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट 50,000 रुपए से ज्यादा था, तो उस केस में ऐसे पर्सन को हम स्पेसिफाइड डिडक्टी या डिफॉल्टर डिडक्टी बोल देंगे। और ऐसे डिफॉल्टर डिडक्टी का टीडीएस मुझे सेक्शन वाले रेट पर नहीं हायर रेट पे काटना था। हायर रेट टीडीएस का क्या था, जो सेक्शन का रेट था उससे डबल ले लो या 5% विच एवर इज हायर। सेक्शन का रेट उसका डबल कर दो या 5% विच एवर इज हायर। ये हायर रेट ऑफ टीडीएस तब कटेगा अगर मेरा डिडक्टी एक डिफॉल्टर डिडक्टी है। ऐसी टीसीएस के लिए था 206CC। यहां पर क्या होता था कि अगर मेरा जो मैं कलेक्टर हूं, सेलर बोल लो या कलेक्टर बोल लो, मेरा कलेक्टी मेरा बायर एक डिफॉल्टर पर्सन है, उसने 1 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी और उसका टीडीएस टीसीएस क्रेडिट उस साल के अंदर 50,000 से ज्यादा था, तो ऐसे डिफॉल्टर कलेक्टी का मैं टीसीएस हायर रेट पे कलेक्ट करूंगा। हायर रेट क्या होगा, जो भी सेक्शन का रेट है डबल या 5% विच एवर इज हायर। तो सेक्शन बिल्कुल एक जैसे थे। टीडीएस के लिए 206AB था और टीसीएस के लिए 206CA था। अमेंडमेंट ये आई है कि ये दोनों सेक्शन डिलीट हो गए हैं। अब टीडीएस में डिडक्टर को डिडक्टी का स्टेटस चेक नहीं करना कि वो डिफॉल्टर है या नहीं, पूछते नहीं रहना भाई तूने रिटर्न फाइल करी थी या नहीं करी थी। सेम वे में टीसीएस को में कलेक्टर को कलेक्टी से नहीं पूछना कि तूने रिटर्न फाइल करी नहीं थी। ये जो प्रैक्टिकली दिक्कत आ रही थी कि एज अ डिडक्टर मैं कैसे पता करता फिर कि उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं। मुझे वेबसाइट पे जाकर एक स्पेशल लिंक था, वहां जाके उस बंदे का पैन डाल डाल के चेक करना पड़ता था उसने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी है। मतलब थी उसकी फैसिलिटी, बट एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन आ गई थी ना यार, अपने सारे डिडक्टीज का बैठ के चेक करते रहो कि उन्होंने रिटर्न फाइल करी या नहीं। वो ऑब्लिगेशन खत्म कर दी है। अब सामने वाले ने रिटर्न फाइल करी है या नहीं करी, मुझे हायर रेट ऑफ टीडीएस नहीं देखना। ये दोनों सेक्शन डिलीट हो गए हैं, जान छुट्टी। बट ध्यान दो, हायर रेट ऑफ टीडीएस और हायर रेट ऑफ टीसीएस वाले 2 सेक्शन अभी भी हैं। 206AB डिलीट हुआ है, 206AA डिलीट नहीं हुआ। 206AA किस चीज का है, अगर मेरा डिडक्टी पैन देने से मना कर देता है या उसने जो पैन दिया है वो गलत दिया है या उसने जो पैन दिया है वो इनवैलिड है क्योंकि आधार से लिंक्ड नहीं है, तो वहां पर जो भी सेक्शन का रेट है या 20% विच एवर इज हायर, वो वाला सेक्शन डिलीट नहीं हुआ, वो अभी भी है। सिमिलरली 206CC, अगर मेरे कलेक्टी ने पैन देने से मना कर दिया या पैन उसका गलत है या पैन उसका इनवैलिड है, तो वहां पर हायर रेट ऑफ टीडीएस है। ये दोनों सेक्शन अभी भी हैं और ये इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट है, डिलीट हुए हैं जहां पर डिफॉल्टर डिडक्टिव होता था या डिफॉल्टर कलेक्टिव होता था। मजा आया ना इस बार टीडीएस में, सेक्शन डिलीट हुए हैं कुछ अच्छे खासे। अब आते हैं लास्ट सेट ऑफ अमेंडमेंट पे जो कि हमारी है रिटर्न ऑफ इनकम से रिलेटेड। यहां पर एक टॉपिक हमेशा से हमारा इंपॉर्टेंट था और इस बार उसमें फिर से अमेंडमेंट आई है, दैट इज अपडेटेड रिटर्न। सेक्शन 139(8)A के अंदर अपडेटेड रिटर्न का प्रोविजन है। अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती थी 2 इयर्स अप टू 24 मंथ्स बोल लो या 2 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। यानी प्रीवियस ईयर अगर मैं बात करूं 23-24 है, उसका असेसमेंट ईयर हो गया 24-25, यहां से 31 मार्च 2025 एंड ऑफ असेसमेंट ईयर से 2 साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती थी। जब अपडेटेड रिटर्न फाइल होती थी तो अपडेटेड रिटर्न का पर्पस क्या होता था, आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो, कोई भी ऐसी अपडेशन नहीं कर सकते जिसकी आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए या जिससे आपका रिफंड बनने लग जाए या आपका लॉस बनने लग जाए। अपडेटेड रिटर्न कुड नेवर बी अ लॉस रिटर्न। ठीक है जी। अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती थी, आपने पहले रिटर्न फाइल कर रखी है या नहीं भी कर रखी तो भी अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती थी। मगर अपडेटेड रिटर्न में खास बात क्या होती थी, आपका जो भी टैक्स या इंटरेस्ट बन रहा है उस रिटर्न को फाइल करने से, एक्स्ट्रा इनकम दिखाने से, उसके ओवर एंड अबव आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता था। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम बोलते थे एडिशनल टैक्स अंडर सेक्शन 140B। और ये एडिशनल टैक्स कितना होता था, अगर तुमने असेसमेंट ईयर के बाद 12 महीने के अंदर अंदर अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी तो 25% का एडिशनल टैक्स होता था। बट ध्यान दो, ये 20% टैक्स का नहीं, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 25% हमें एडिशनल टैक्स की तरह जमा कराना पड़ता था। और हमने और ज्यादा डिले कर दिया, हमारी अपडेटेड रिटर्न
असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने के बाद मगर 24 महीने के अंदर अंदर फाइल हो गई तो उस केस में हमारा 25% का जो लिमिट है वो 50% हो जाती थी। दिस वाज द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, टाइम लिमिट और उसके बाद जो एडिशनल टैक्स पे करना है, दोनों में चेंज आया है। पहली बात, अब अपडेटेड रिटर्न को 24 महीने नहीं 48 महीने यानी 4 साल तक फाइल किया जा सकता है। लेट मी टेल यू फिर वंस अगेन, 4 साल एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर से नहीं है, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से है। तो मैं जानबूझ के सेम प्रीवियस ईयर ले रहा हूं, 23-24 का असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 24-25। पहले वो 31 मार्च 27 तक फाइल हो सकती थी, अब 31 मार्च 29 तक फाइल हो सकती है। तो हमने 2 की जगह 4 साल कर दिए, क्योंकि सरकार को बड़ा मजा आ रहा है। सरकार आजकल नोटिस, रेगुलर असेसमेंट का नोटिस भेजने की जगह एक मेल भेजती है। वो कहती है हमें ऐसा लगता है तुमने रिटर्न में ये गलतियां करी हैं। देखो, नोटिस भेजेंगे तो रेगुलर असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। फिर हम उसको डराते हैं मेल भेजकर, फिर वो बंदा खुद ही अपडेटेड रिटर्न में ईमानदारी से टैक्स भी जमा करा देता है, इंटरेस्ट भी जमा करा देता है और 140B का एडिशनल टैक्स भी देके जाता है। तो सरकार इज एंजॉइंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन एंड दैट इज व्हाई उन्होंने बोला जाओ यार, तुम 2 की जगह 4 साल तक फाइल करो, कोई टेंशन नहीं है, बट जितना लेट करोगे तुम्हारे एडिशनल टैक्स को बढ़ाते जाएंगे। 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर के अंदर अंदर किया, 25% एडिशनल टैक्स। 25% किसका, टैक्स और इंटरेस्ट का। 12 महीने के बाद 24 महीने के अंदर अंदर किया तो 50% लिमिट बढ़ा देंगे। ये तो पहले भी सेम थी, सेम टू सेम है। अब क्योंकि 2 साल और दिए हैं, 24 महीने के बाद और 36 महीने तक किया है तो 60% की लिमिट डाल दी है एडिशनल टैक्स की। और 36 महीने के बाद बट 48 मंथ्स तक फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर अपडेटेड रिटर्न फाइल हुई है तो 70% का एडिशनल टैक्स आएगा, 70% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो ये दोनों लिमिट नहीं आई है और 2 साल की जगह 4 साल हो गया। बहुत छोटी सी अमेंडमेंट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आईसीआई ने अपने अपडेटेड स्टडी मटेरियल में डाला है, वो मैंने आपके लिए डाल दिया है। लेट्स एक बार पढ़ लेते हैं। मुझे पूरे चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन रिटर्न में आएगा, पहले भी इंपॉर्टेंट था, अब अमेंडमेंट की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Rishi is a 34-year-old individual. He did not file his return of income for these assessment years. इसके लिए फाइल ही नहीं करी, इस साल के लिए फाइल करी है, टाइम पे फाइल करी है 23-24 असेसमेंट ईयर के लिए, और 24-25 असेसमेंट ईयर की उसने अपडेटेड रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर दिया है। तो हमें 5 सालों का डेटा दे रखा है, पहले 3 सालों का डेटा रिटर्न फाइल ही नहीं करी, इस साल फाइल करी, टाइम पे करी, और इस साल सीधा अपडेटेड रिटर्न फाइल करी। वो कह रहा है डिक्लेयर्ड इनकम, इन तीनों में तो फाइल ही नहीं करी, इनकी तो कोई डिक्लेयर्ड इनकम है ही नहीं। इनकी अब वो क्या करना चाहता है, टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस और ये इंटरेस्ट करके अब वो अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है इन 3 सालों की, और इन दोनों सालों की भी अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इन मई 2025 ऋषि केम टू नो दैट द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ 2 लाख व्हिच ही फॉरगॉट टू क्लेम इन द रिटर्न फॉर 23-24 में एक लॉस लेना भूल गया, वो क्लेम करना चाहता है। इन असेसमेंट ईयर 24-25 उसने एक डिविडेंड इनकम कमाई है 4500 रुपए की फ्रॉम ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। डिविडेंड 4500 का है और 4150 का है, और वो पहले रिपोर्ट नहीं करा था, अब वो रिपोर्ट करना चाहता है। यहां पर एक्स्ट्रा डिविडेंड इनकम दिखाना चाहता है, यहां पर एक्स्ट्रा लॉस रिपोर्ट करना चाहता है। वो हमारे पास आया 16 मई 2025 को। इस डेट को हाईलाइट कर लो क्योंकि इसी के बेसिस पे आंसर देना है हमें। और अब हमें से ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ कौन कौन से अपडेटेड रिटर्न को फाइल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो मुझे क्या क्या एडिशनल टैक्स देना है। शुरू करें क्वेश्चन। सबसे पहले बात करते हैं कौन से असेसमेंट ईयर की, असेसमेंट ईयर 2021 की। इस ईयर में ध्यान दो, वो पहले रिटर्न उसने फाइल ही नहीं करी, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले रिटर्न ना भी फाइल करो तो भी अपडेटेड हो सकती है, बट मैक्सिमम कब तक हो सकती है, यहां से 48 मंथ्स। 48 मंथ्स कहां तक हो गए, 31 मार्च 2021 से देखोगे तो 31 मार्च 2025, और हम कौन से दिन बैठे हैं, 16 मई 2025। तो क्या 2021 की अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है, नहीं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 48 मंथ्स क्या हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कौन सा है, 21-22। 21-22 में हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रा टैक्स हम दिखाना चाहते हैं 560 और टीडीएस क्लेम करना चाहते हैं 10 लाख। तो मुझे बताओ, हम अपडेटेड रिटर्न करेंगे तो हम टैक्स पे करने की बात कर रहे हैं या रिफंड की, रिफंड। और अगर आपको याद होगा
ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से ही प्रोविजन है। अपडेटेड रिटर्न में कभी भी रिफंड नहीं आ सकता। एनी अपडेटेड रिटर्न जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए या आपका रिफंड आने लग जाए, ऐसी अपडेटेड रिटर्न को फाइल ही नहीं किया जा सकता। तो यहां पर अपडेटेड रिटर्न के 48 मंथ्स खत्म नहीं हुए हैं, बट अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड, क्योंकि यहां पर अगर हम फाइल करेंगे तो रिफंड आएगा। अपडेटेड रिटर्न डिपार्टमेंट के फायदे के लिए होती है, रिफंड कभी भी नहीं आता उसमें। इसको भी बाहर कर दिया, इसको भी बाहर कर दिया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ईयर, असेसमेंट ईयर 22-23। इस साल मैं दिखाना चाहता हूं नई इनकम 630 की, टीडीएस कटेगा 2 लाख, तो मेरा इंक्रीमेंटल टैक्स कितना हो जाएगा? मेरा टैक्स हो जाएगा 4,30,000 का। ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे कर रखा है कुछ पहले, तो ये भी माइनस कर दूंगा मैं। पहले कुछ टैक्स जमा करा रखा है, मेरा कितना बना? टोटल बना 3,30,000 का टैक्स, प्लस 90,000 का मेरा इंटरेस्ट बन रहा है। तो अब मुझे बताओ, मैं कुछ सरकार से मांग रहा हूं या देने ही जा रहा हूं? देने ही जा रहा हूं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को लेस कर दूं, टीडीएस को भी लेस कर दूं, तो 330 का टैक्स दूंगा, प्लस 90,000 का क्या दूंगा? इंटरेस्ट। तो क्या यहां पर टैक्स लायबिलिटी गिर रही है या बढ़ी रही है? बढ़ी रही है। नेक्स्ट चीज, 31 मार्च 2023 से अगर देखा जाए 4 साल 31 मार्च 2027 होते हैं, 24, 25, 26, 27। हाँ, क्या हम उससे पहले पहले फाइल कर रहे हैं? यस। तो पहले हमसे पूछा जाए क्या अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है? द आंसर इज यस, अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है। और अब अगला सवाल, कितना एडिशनल टैक्स पे करना है? ध्यान से देखो, अगर हम 12 महीने के अंदर अंदर 31 मार्च 2024 तक फाइल कर देते तो हम पे लगता 25% का। 31 मार्च 25 तक कर देते तो हम पे लगता 50% का। 31 मार्च 26 तक कर दें तो हम पे लगेगा अब नया 60% का। और 31 मार्च 26 के बाद 31 मार्च 27 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करें तो 70%। हम कब फाइल कर रहे हैं? 16 मई 2025, यानी 24 महीने के बाद, मगर 36 महीने से पहले। तो हमारे पे एडिशनल टैक्स का रेट कितना लगा? एडिशनल टैक्स का रेट लगा 60%। और 60% ध्यान देना, टैक्स का नहीं, टैक्स प्लस इंटरेस्ट का। 330 का टैक्स बन गया टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट लेस करके, और 90 का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रखा है। टैक्स प्लस इंटरेस्ट का 60% हमें एडिशनल टैक्स के रूप में जमा कराना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अपडेटेड रिटर्न फाइल भी हो सकती है और ये हमारा एक्स्ट्रा टैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20-21 के अंदर अपडेटेड 23-24 में अपडेटेड रिटर्न हो सकती है। 23-24 में देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम लॉस दिखाना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी एक लॉस दिखा रखा है, हम और लॉस दिखाना चाहते हैं। प्लीज टेक केयर, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अ लॉस रिटर्न। अगर हम अपने लॉस को बढ़ाना चाह रहे हैं, या लॉस, मैं कह रहा हूं लॉस रिटर्न हो ही नहीं सकती, लॉस कम भी करना होता तो भी लॉस रिटर्न हम नहीं कर सकते। तो 23-24 का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ, बट बिकॉज अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी अ लॉस रिटर्न, दैट इज वाई हम इसको फाइल नहीं कर सकते। और आखिरी क्वेश्चन आया 24-25 का। 24-25 में मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम दिखाना चाहता हूं, उस एक्स्ट्रा इनकम को दिखा के एक्स्ट्रा टैक्स आएगा। बट प्रॉब्लम ये है, इस साल की ऑलरेडी अपडेटेड रिटर्न फाइल हो गई है, और हमारा 139(8)A बोलता है वंस अपडेटेड रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, उसी साल की फिर से अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं हो सकती। तो इसके अंदर भी आंसर ये हो गया, अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड। सो वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन जो इन्होंने बनाया है। आई कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन लाइक दिस, एन अमेंडमेंट आ गई है, तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दैट हमारी सारी अमेंडमेंट्स होती हैं डन। एक बार मैं जल्दी से आपको ग्लैंस दिखा देता हूं कि हमारी कौन कौन सी अमेंडमेंट हमने कवर करी और मेरे हिसाब से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, टैक्स रेट की जो अमेंडमेंट आई है 115 BAC की, और खासकर रिबेट की, ये दोनों तो बहुत अमेंडमेंट है ही। ये दोनों प्रोसीजरल थी। अनयूटिलाइज एक्विजिशन लिमिट कैसे यूज करनी है सिर्फ मैंने आपको जबरदस्ती बता दी, और ये तो हर साल ही चेंज होता है, रीड करनी है, इंपॉर्टेंट के टर्म्स में नहीं है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की लिमिट चेंज हुई है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है कंसीडरिंग द इलस्ट्रेशंस। ये भी आपको रीड करनी है, वात्सल्य वगैरह वाली और ये फॉरेन पर ट्रीटमेंट वाली, बट इंपॉर्टेंस के मामले में मुझे ज्यादा नहीं लग रही है। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, बट मैं कह रहा हूँ जो एग्जाम में पक्का पक्का आएंगे। अगली चीज जो एग्जाम में पक्का पक्का पूछी जाएगी वो कौन सी है? थ्रेशोल्ड लिमिट, और इसके अंदर भी मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है 194I में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। 194T जो नया आया है पार्टनर वाला, वो मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है। फिर 2061F के अंदर जो नए गुड्स नोटिफाई हुए हैं, मेरे हिसाब से उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा हमारा जो 2061G के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज हुई है, 2061G वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, इस बार थ्रेशोल्ड चेंज हुई है और इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ पर।
ये तो सारे डिलीशन वाले हैं, और ये वाला मैंने आपको बता दिया अपडेटेड रिटर्न वाला प्रोविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आउट ऑफ द 18 अमेंडमेंट्स मैंने 5 या 6 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम लिख रखी हैं, उनसे तो मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है पेपर में क्वेश्चन आने ही वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट्स नहीं आई जैसे पिछले साल की तरह आई थी, मतलब नंबर ऑफ अमेंडमेंट ज्यादा है, बट उससे ना हमारा पुराना पड़ा हुआ चेंज नहीं होता। लगभग 2 घंटे के अंदर हमने इस वीडियो को कवर किया, एंड इससे अब यू कैन बी एश्योर्ड कि आप आगे की तैयारी कर सकते हो। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बोले, नीचे फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उन सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप अपडेटेड बुक और अपडेटेड कंपाइलर अगर यूज करो तभी बेटर है, ताकि आप अपडेटेड सॉल्यूशन ही करो। बाकी चार्ट्स, ये सारे चेंजेस आप उसमें से कर सकते हो। जो टीडीएस वगैरह में चार्ट्स में चेंजेस आए हैं, वो मैं अपडेटेड टीडीएस के चार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उन टीडीएस के चार्ट्स को रेफर कर सको। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए एग्जाम से पहले और भी बहुत सारा कंटेंट लाना है, तो उन वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।